सो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का राम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कवर कर रहे हैं बायोलॉजी फाउंडेशन। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो बायोलॉजी होने वाला है वो सारे ही एग्ज़ाम के लिए होने वाला है। अगर आप एसएससी के किसी एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हैं, उसके अलावा अगर एनटीपीसी रेलवे का कोई एग्ज़ाम है, व्यापम का कोई एग्ज़ाम है ना, यहाँ तक कि आपका अगर यूपीएससी और किसी स्टेट पीसीएस के लिए बेसिक बनाना है, तब भी आप इन लेक्चर के थ्रू प्रॉपर चीज़ें कवर कर सकते हैं। और आपको यहाँ से क्वेश्चन जनरल साइंस के इसके अलावा आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आप देखेंगे कि अभी तक जो हमारे लेक्चर हो चुके हैं उसमें हम क्या कवर कर रहे हैं। पहले तो हमारा सेल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अभी हमारा चल रहा है टिश्यू, जिसमें हम एनिमल टिश्यू को पढ़ रहे हैं। एनिमल टिश्यू का मतलब हिंदी में उसे हम कहते हैं जंतु ऊतक। अब ये ऊतक क्या होता है मैं बता चुका हूँ कि भाई हर एक छोटी छोटी कोशिका जो होती है, हर एक छोटी छोटी सेल, वो आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू या फिर ऊतक कहते हैं, है ना। अब इस टिश्यू या ऊतक को हमने मेनली 4 टाइप में बांटा था, है ना। आपने देखा जो हमारा पहला टाइप था उसको हमने बोला क्या, एपिथेलियल टिश्यू या फिर हिंदी में उपकला ऊतक। फिर दूसरे नंबर पे जो हमारा आता है उसको हमने बोला था कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी ऊतक। तो आपने इन दोनों चीज़ों के बारे में, इन दोनों जो ऊतक के टॉपिक हैं इनके बारे में सेपरेटली स्टडी कर चुके हैं। आई होप आपने पुराने वीडियोस देख चुके होंगे जहां मैंने इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करवाया हूं। अब हम करने वाले हैं अपना तीसरे नंबर का जो टिश्यू है, ऊतक है वो। यानी कि आप देखो, मैंने बताया 4 भागों में हमने टिश्यू को डिवाइड किया था। एपिथेलियल या उपकला नंबर 1 था, हो चुका है। नंबर 2 आपका आता है जो आपका मैंने पिछले लेक्चर में कवर करवाया हूँ, जिसको संयोजी ऊतक या फिर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, है ना। उसमें आपने 4 टाइप के पढ़े थे, छोटे छोटे, जैसे स्केलेटन या कंकाल वाला पढ़े थे। फिर ब्लड को हमने पढ़े थे, तरल संयोजी ऊतक यानी फ्लूइड टिश्यू होता है। फिर हमने एक और पढ़ा था, आपने देखा सारी चीज़ों को हमने जब कवर कर लिया, अब हमारा तीसरे नंबर का चल रहा है। इसके बाद आपका एक और टिश्यू बचेगा जिसका नाम क्या होगा, आपका नर्व टिश्यू या फिर हिंदी में तंत्रिका ऊतक। जो इसके बारे में हम जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो ब्रेन होता है वहाँ पर मेनली आपके नर्वस टिश्यू या फिर जो तंत्रिका ऊतक होता है उसका काम होता है ना। चलिए, तो हमारा आज तीसरे नंबर का ऊतक या तीसरा टिश्यू स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम क्या है आपका, जंतु ऊतक का ये पेशी ऊतक। अच्छा, जंतु ऊतक का क्या, पेशी ऊतक। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले ये जो पेशी ऊतक या फिर मसल टिश्यू होता है, इसके बारे में आपको कुछ छोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है कि भाई असल में ये जो मसल टिश्यू है बना किससे है, छोटी छोटी बहुत सारी मसल से मिलकर बना है। और एट द एंड जो आपकी मसल्स हैं वो किससे बनी है, वो मसल कहीं ना कहीं सेल या कोशिका से ही बनी होगी। जब मैंने आपको सेल चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है या फिर बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, मल्टी सेल्यूलर जो होते हैं, है ना, एनिमल, उनमें अलग अलग टाइप की सेल आपस में जुड़कर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम ऑर्गन या अंग बोलते हैं। और फिर खूब सारे अंगों या खूब सारे ऑर्गन से मिलकर ही आपकी ह्यूमन बॉडी या फिर किसी जीव या जंतु की क्या होती है, बॉडी का फॉर्मेशन होता है ना। जब ये बॉडी का फॉर्मेशन होता है तो आप देखेंगे अलग अलग टाइप के आपके क्या मिलते हैं, सेल और टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। उन्हीं में से एक है आपका मसल टिश्यू, है ना। अब ये मसल टिश्यू एट द एंड छोटी छोटी सेल या छोटी छोटी कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। और ये जब छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो ये क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, ये फॉर्म करती हैं आपका टिश्यू। ठीक है, चलो, तो आज हम इसी मसल टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले होंगे। इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा, इस डायग्राम के थ्रू आप समझ पा रहे होंगे कि मसल टिश्यू के थ्रू हम मेनली अपनी बॉडी के कौन से पार्ट को टारगेट करने वाले हैं, मसल्स को। ठीक है, किसको टारगेट करने वाले हैं, मसल्स को। जिम में जाके भाई यही बनाते हैं लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। इस मसल्स के बारे में कुछ छोटी मोटी आपको बातें ध्यान में रखना है। कैसी बातें, देखो, सबसे पहले ये जो आपकी पूरी मसल्स होती है ना, आपकी बॉडी में जो पूरी मसल होती है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला ऊतक होता है। ठीक है, आपकी बॉडी में जो मसल होती है या फिर जो आपकी बॉडी में मांसपेशियां होती हैं, है ना, मांसपेशियां होती हैं, आप देखोगे कि आपकी बॉडी में
सब मांसपेशियां या फिर इसको पेशी भी कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलो, तो ये जो आपकी बॉडी में पेशी या फिर मांसपेशियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, मसल भी कह रहे हैं, ये आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा वेटेज कवर करती हैं। यानी आप जब वजन नापोगे किसी भी व्यक्ति का, तो उसके वजन का लगभग 50 से 60% भाग आपको क्या देखने को मिलेगा, यही मसल टिश्यू का देखने मिलेगा। ये देखो यहाँ पर लिखा है कि शरीर का या बॉडी का लगभग 40 से 50% भाग कौन बनाता है, यही मसल टिश्यू या फिर आपके जो पेशी ऊतक होते हैं वो बनाते हैं, है ना। चलो, अब सर्वाधिक मात्रा में पाया तो जाने वाला है, ये मैंने बता दिया, लेकिन ये उत्पन्न कहाँ से होता है भाई, कहीं ना कहीं से तो ये आया होगा। तो इसका डेवलपमेंट मेनली कहाँ होता है, देखो तो मैंने आपको बताया था, जो आपका जायगोट बनता है, जिसे हम हिंदी में भ्रूण कहते हैं, ठीक है। जब ये जायगोट या भ्रूण का फॉर्मेशन होता है, तो इसके अंदर आप देखोगे 3 लेयर होती है, फिर उस 3 लेयर के बाद आपके बेबी का फॉर्मेशन यहीं अंदर थर्ड वाली लेयर में स्टार्ट होता है ना। तो ये जो 3 लेयर है, इनको हम कुछ नाम देते हैं, है ना। अंदर से बाहर की ओर आते हुए इसका नाम रहता है एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। तो इसमें से जो आपकी मीजोडर्म वाली परत है, मीजोडर्म वाली लेयर है, यानी बीच वाली जो लेयर है, वहां से आपके मसल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, मसल टिश्यू का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो, ये समझ में आया आपको कि कैसे मीजोडर्म में फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, जब आपका भ्रूण बनता है या फिर जायगोट बनता है ना। कहाँ पर, जो मादा या फिर जो मादा होती है उसके गर्भाशय में, ठीक है। ये आपको मैं कब पढ़ाऊंगा, जब हम पढ़ेंगे आपके जनन तंत्र, या फिर इंग्लिश में कहते हैं उसको रिप्रोडक्टरी सिस्टम। तब आपको समझ में आएगा कि जायगोट या भ्रूण इन एक्चुअली क्या होता है, और वहां पर चीज़ें कवर हो जाएंगी आपको, है ना। चलो, ये देखो, अब इतना ध्यान रखना है कि भाई ये जो पेशी ऊतक है ना, मस्कुलर टिश्यू है, इसका जो उत्पत्ति है कहाँ पर होता है, आपके मीजोडर्म वाली स्टेट में होता है। समझ में आया। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे कि भाई हम मसल टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं, और उस मसल टिश्यू की स्टडी को हम किसी नाम से जानते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर टिश्यू है, तो टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोल रहे थे, याद करो, मैंने आपको बताया था, टिश्यू की स्टडी को हम कुछ कह रहे थे। उसके बाद अगर इस टिश्यू में हम सेपरेटली मसल टिश्यू की बात करेंगे, किसकी, सेपरेटली मसल टिश्यू या फिर जिसको पेशी ऊतक कहते हैं, उसकी बात करेंगे, तब आपको पता चलेगा भाई जो अध्ययन होता है आपका किसका, मसल टिश्यू का, उसे हम किस नाम से जानते हैं, मायोलॉजी या फिर उसको सार्कोलॉजी कहते हैं। नाम आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो आपका ऊतक है या फिर जो आपका टिश्यू है ना, उसमें जो मसल टिश्यू है, तो मसल टिश्यू की स्टडी को हम किस नाम से जानते हैं। तो दोनों में से एक ऑप्शन आपको दिया होगा, लगा देना है। कौन कौन सा, या तो आपका मायोलॉजी, या तो दूसरा आपका क्या, सार्कोलॉजी, ठीक है। ये स्टडी आपको ध्यान में रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं, देखो कि मैंने कहा कि आपकी बॉडी में जब भ्रूण बनता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पर, मादा या फिर फीमेल में। तो जब वहाँ पर आपका जायगोट का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें जो सेकेंडरी लेयर है, यानी मिडिल की लेयर है ना, उसको हमने मीजोडर्म नाम दिया, और उसी लेयर से आपके इस पेशी ऊतक या फिर मसल टिश्यू का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ये समझ में आया। अब ये जो मसल टिश्यू का फॉर्मेशन है, ये यहाँ से मीजोडर्म से तो स्टार्ट होगा, मीजोडर्मल वाली लेयर से स्टार्ट तो होगा, लेकिन क्या ये विकास चलता रहेगा? जी हाँ। और जब ये विकास या जो डेवलपमेंट है मसल का वो कंप्लीट होगा, तब आपको पता चलेगा कि एट द एंड एक वयस्क जो मनुष्य होता है ना, 18 प्लस वाले जो होते हैं, 21 प्लस 18 प्लस ऐसे वाले, एक वयस्क मनुष्य होता है जो, उसके अंदर कुल संख्या जो होती है पेशियों की, या फिर जो टोटल नंबर ऑफ मसल होते हैं, वो कितने पाए जाते हैं, 639। ये बात आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो मैंने बताया कि भाई आपकी जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी में मैंने आपको बताया कि कैसे आपके फीमेल बॉडी में इस मीजोडर्म वाली लेयर में क्या होता है, पेशी ऊतक या फिर मसल टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। अब जब इंसान वयस्क हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, है ना, तब आपको पता चलेगा कि जो एट द एंड आपकी बॉडी में टोटल मसल होती है वो कितनी होती है, 639। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब
इसी मसल के कारण हमारा जो बॉडी है ना, उसमें संकुचन के कारण ही शरीर में गति व चलन होता है। इस लाइन से आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई ये मूवमेंट, कॉज मूवमेंट एंड लोकोमोशन ड्यू टू कंस्ट्रक्शन। अब ये जो आप देखोगे, जो कॉन्ट्रैक्शन है या फिर संकुचन है, इसके बारे में एक बात ध्यान रखनी कि जैसे आपकी बॉडी है, ठीक है, आपकी बॉडी में सेपरेटली मसल्स होंगी बहुत सारी जो मिलकर काम करती हैं ताकि आपकी बॉडी का मूवमेंट हो सके, है ना। ये समझ में आया। अब देखो ये जो सेपरेटली मूवमेंट हो रहा है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है ना, इसके पीछे का कुछ तो रीज़न होगा। तो आप देखेंगे कि जो हमारी बॉडी है वो किसी एक मसल से नहीं बनी है बल्कि ग्रुप ऑफ मसल्स होती है। जब आप इधर वापस आएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसमें तो आपकी एक मसल हो जाएगी, कौन सी, देखो एक मसल ये दिख रही होगी छोटी सी, ठीक, फिर सेकेंडरी मसल आपको ये बीच वाली दिख रही होगी, फिर थर्ड मसल इसके जस्ट पीछे साइड पे है, ये शोल्डर में ही आपको 3 मसल देखने मिल गई, है ना। उसके बाद ये आपके ट्राइसेप वाला भाग होता है, भाई जिम वाले ज़्यादा अच्छे से समझेंगे इसको। फिर ये आगे का आपका भाग होता है ऊपर वाला बाइसेप। तो एट द एंड आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जो हमारी बॉडी है वो खूब सारी मसल से मिलकर बनी है ना। अब ये जो मसल है, इस मसल्स में आप देखेंगे इन पेशियों में कहीं ना कहीं संकुचन और प्रसरण का काम होता है, यानी इनमें कॉन्स्ट्रक्शन और रिलीफ का काम होता है। आप देखेंगे कि ये मसल जब सिकुड़ती हैं तो आप खुद सोचो, मान लो एक रस्सी से आपने किसी वस्तु को बांधा है, मैंने इस हाथ को इस रस्सी से बांध दिया और अगर मैं रस्सी को ऐसे खींचूंगा तो मेरा हाथ ऐसे फोल्ड होगा। समझ में आया। वैसे ही आपकी बॉडी की जो ये वाली मसल है ना बाइसेप की मसल है, जब इस मसल को मैं ऐसे आप देखोगे संकुचन करता हूँ, है ना, आप आगे पढ़ोगे कि मसल के टाइप होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आप अपने हिसाब से मूवमेंट कर सकते हैं कि भाई अब मसल को सिकोड़ो तो मसल सिकुड़ जाएगी, अब मसल को फैलाओ तो वो फैल जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी मसल होती हैं जिनमें ये काम नहीं पाया जाता, जो अपने आप संकुचन और प्रसरण का काम करती हैं, यानी खुद से ही फैलेंगी और खुद से ही सिकुड़ेंगी। आगे पढ़ेंगे उस बारे में। अभी आप बस इतना देखो कि अगर मैंने रस्सी बांध के हाथ को खींचा तो क्या होगा, आपका हाथ आगे की तरफ आएगा, ठीक है, उठ के आगे को आएगा। तो ऐसे ही आपके यहाँ पर जो मसल है वो जब सिकुड़ती है तो एट द एंड आपके हाथ में प्रेशर पड़ता है और हाथ आप देखो कहाँ पे आता है, अंदर साइड की ओर आता है। तो ये हो गया मूवमेंट, समझ में आया, ये तो मूवमेंट हो गया। ऐसे ही आपकी जो बॉडी है उसमें बॉडी की अगर कोई भी मसल या फिर आपके बॉडी का मतलब कोई भी अंग है, कोई भी जगह है, आप देखोगे मेरे अगर हाथ पैर भी मूव कर रहे हैं, मेरे पैर अगर मूव कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है कि कहीं ना कोई मसल ऐसी है जो या तो लूज हो रही होगी, है ना, या तो टाइट हो रही होगी। समझ आया। उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन या फिर सब्ट्रैक्शन नामक आपको प्रक्रिया देखने को मिलेगी, है ना, जिसकी वजह से आप देखोगे कि एट द एंड हमारी बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल होता है। यही चीज़ यहाँ पर लिखी है आपके सेकेंड स्लाइड में। क्या लिखी है, देखो कि आपकी जो बॉडी होती है, ठीक है, उस बॉडी में आप देखेंगे जो मसल होती है उस मसल में संकुचन या फिर जिसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन या फिर संकुचन का काम होता है, जिसके कारण अगर मैं ऐसे सिकोड़ दिया यहाँ की मसल को तो आप खुद हाथ रख के ऐसा फील कर सकते हो इस चीज़ को, है ना, कि अगर आप यहाँ पर हाथ रखोगे और अपने बाइसेप की मसल को ऐसे धीरे धीरे जो ऊपर की स्किन है उसको सिकोड़ोगे तो आपका जो आगे वाला हाथ है ऑटोमेटिक ही ऊपर की ओर या फिर अंदर की ओर आने लगेगा। तो ऐसे ही आपकी जो मसल है वो संकुचन का काम करती है और फिर आपकी पूरी बॉडी में क्या होता है, मसल मूवमेंट का काम होता है, जो आपकी पेशियां हैं वो हिल डुल सकती हैं। समझ में आया। चलो ये तो आपको मूवमेंट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो जो हमारी पेशी होती है, जो हमारी मसल होती है, आखिर भाई इस पेशी या मसल में ये किसी चीज़ से भी बनी होगी और इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स भी पाए जाएंगे, ऐसे कुछ पदार्थ भी होंगे, ठीक है, जिसके कारण इनका संकुचन और प्रसरण का काम हो रहा है। यानी ये फैल रही हैं तो उसके पीछे कोई केमिकल होगा और अगर ये सिकुड़ रही हैं, संकुचन हो रहा है इनमें, तो उसके पीछे कोई केमिकल होगा। तो इन छोटी छोटी बातों को हम यहाँ पर जानेंगे। आइए देखो,
सबसे पहले आप देखोगे कि जो आपका पेशी कोशिका होता है, जो आपका पेशी कोशिका होता है उसके अंदर हाँ देखो, जो आपका पेशी कोशिका होता है उसके अंदर एक तरल या फिर लिक्विड पाया जाता है, तरल या फिर फ्लूइड या लिक्विड पाया जाता है जिसे हम सार्कोप्लाज्म नाम देते हैं। अब भाई इस सार्कोप्लाज्म को कैसे याद करेंगे? तो मैंने आपको बताया था, अगर हम जब सेल पढ़ रहे थे, आपको याद होगा, तो सेल जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे अगर कोई लिक्विड केंद्रक के अंदर था, न्यूक्लियस में था, तो उसे हम क्या कह रहे थे? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक। अगर कोई लिक्विड केंद्रक या न्यूक्लियस के बाहर साइड था वो तो उसको हम क्या कह रहे थे? उसको हम कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म कह रहे थे। ठीक है। लेकिन अगर हम पूरे की बात करें, साइटोप्लाज्म और आपका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, दोनों को मिलकर जो बनता है, तो वो प्रोटोप्लाज्म था। इन तीनों नाम में, चाहे वो न्यूक्लियोप्लाज्म हो, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, और चाहे वो आपका क्या हो? प्रोटोप्लाज्म हो, आपको एंड में एक वर्ड सुनने को मिल रहा होगा जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्म। तो एक छोटी सी बात समझ में आ रही है यहाँ पर कि बायोलॉजी में प्लाज्म का मतलब होता है कि अंदर पाया जाने वाला, अंदर या फिर भीतर पाया जाने वाला लिक्विड या तरल। तो आपको क्या पूरी बात याद रखना है? नहीं, प्लाज्म आप लगा लोगे। अगर बात की जाए कि मसल के अंदर कौन सा लिक्विड पाया जाता है, तो आपको एक नाम बस ध्यान रखना है, वो क्या है? सार्को। ठीक है, कौन सा लिक्विड पाया जाता है? उसका नाम है सार्को। चलो आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, ये जो सार्कोप्लाज्म होता है ना, ये जो सार्कोप्लाज्म है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये इस सार्कोप्लाज्म फ्लूइड में कहीं ना कहीं इसका खुद का क्या होता है? केंद्रक या फिर न्यूक्लियस होता है। भाई इस बात को मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी अगर सेल है, कोई भी कोशिका है जिसके अंदर लिक्विड पाया जा रहा है, तो उसके खुद के ऑर्गेनल्स भी होंगे और उसके बाद उसमें खुद का न्यूक्लियस या केंद्रक भी पाया जाएगा। तो आप देखोगे कि हमारी जो बॉडी है या फिर जो जंतु ऊतक है, वो भी कौन सा वाला? ये पेशी ऊतक या फिर मसल टिश्यू। उसमें जो आपका मसल में लिक्विड पाया जाता है जिसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, उसके खुद का न्यूक्लियस या केंद्रक होता है। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। समझ में आया? चलो अब आप देखो कि ये जो मसल है जिसमें खुद का न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है, उसके अलावा इसमें ये मसल जो है हमारी जो दिख रही है, वो बनी किस चीज़ से होती है, ये भी तो जानना इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो, जब भी आप जिम जाते हो तो आपने देखा होगा जितने भी जिम वाले बंदे रहते हैं ज़्यादातर क्या लेते हैं? मतलब या तो वो प्रोटीन ज़्यादा लेंगे या तो प्रोटीन पाउडर का डब्बा आता है वो ज़्यादा लेते हैं। तो एट द एंड वो जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? उसका नाम प्रोटीन ही है। तो आपको यहाँ से एक बात ध्यान रखनी है। अच्छा, वो प्रोटीन क्यों लेते हैं? देखो, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो मसल है वो कहीं ना कहीं से ब्रेक होती है, ठीक है, डैमेज होती है। उस ब्रेक हुई मसल को रिपेयर करने के लिए या फिर डैमेज हुए पोर्शन को सही करने के लिए आपको एट द एंड प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए लोग कहते हैं कि जिम के बाद आपको प्रोटीन लेना चाहिए। ये बात समझ आया? तो आपको यहाँ से एक बात कनेक्ट हो रही होगी कि भाई आपकी जो पूरी बॉडी है कहीं ना कहीं किस चीज़ से बन रही होगी? प्रोटीन से। तो आपकी ये जो मसल है ना, ये जो आपका मसल है या फिर पेशी है, ये भी किस चीज़ से बन रहा होगा आपके? ये भी बन रहा होगा आपके किस चीज़ से? उसी प्रोटीन से। तो अब उस प्रोटीन का नाम हमें ध्यान रखना है। कैसे? देखो, एक नाम है आपका एक्टिन और दूसरा नाम है आपका मायोसिन। कौन कौन से नाम ध्यान रखना है? एक है आपका एक्टिन और दूसरा है आपका मायोसिन। इन दो प्रोटीनों के कारण ही आपकी क्या होती है? पेशी ऊतक या फिर मसल टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, ये जो पेशी या फिर ये जो मसल होती है, इनमें संकुचन के लिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भाई जो आपकी मसल है कहीं ना कहीं उसको क्या होना है? कॉन्ट्रैक्ट होना है ना। अगर उसमें संकुचन का काम होना है और प्रसरण का काम होना है, रिलीफ होना है मसल को, तो उसमें कोई तो ऐसा मटेरियल पाया जाएगा, है ना, कोई तो पदार्थ होगा जिसके कारण वो क्या हो रही है? वो मसल सिकुड़ रही है और फैल रही है। तो उन आपको मसल्स के आयन को ध्यान में रखना है जिसके कारण क्या होती हैं? ये
मसल जो है उनमें संकुचन का यानी कि कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है, ठीक है, कंट्रैक्शन का काम होता है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं भाई, ध्यान में रख लो। देखो सबसे पहला है आपका कैल्शियम, सबसे पहला है आपका कैल्शियम, साइड में बना है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है देखो। फिर दूसरा है आपका सोडियम, क्या नाम है दूसरा, सोडियम। चलो, और तीसरा नाम है आपका पोटेशियम। तो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी तीन चीज़, कि भाई कोई भी आपकी पेशी है, कोई भी आपकी मसल है ना, अगर उसमें संकुचन या फिर कॉन्ट्रैक्शन का काम हो रहा है तो उसके पीछे मेनली आपके तीन आयन इंपॉर्टेंट हैं, तीन आयन इंपॉर्टेंट हैं। और कौन कौन से तीन आयन हैं आप देखो, आपके सबसे फर्स्ट में आता है कैल्शियम, है ना, फिर दूसरे पे आता है आपका सोडियम, ये बना है भाई कैल्शियम, एक सेकेंड, हाँ, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। आप देखो यहाँ से आपको इन तीनों का नाम याद रखने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी कि भाई कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, दिक्कत होगी। तो इसको आप छोटे से नाम से ध्यान रख सकते हो, उसका नाम क्या है भाई, कनक। कैसे याद रखना है, कनक, कि आपके जो मसल होती है, पेशियां होती हैं, उनमें संकुचन या प्रसरण का काम किन आयंस के द्वारा होता है। आयन वर्ड को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, मैं अभी जस्ट बताऊंगा, है ना। अभी देखो किन आयंस के कारण होता है, तो आपको नाम ध्यान रखना है कौन कौन से, कनक, कनक यानी CaNa, तो जो Ca है उससे हो जाएगा आपका क्या, कैल्शियम। फिर जो Na है उससे हो जाएगा क्या आपका सोडियम, और जो एंड वाला K है वो क्या हो जाएगा, पोटेशियम का साइन होता है आपका, है ना, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ये चीज़ अपन। अब देखो ये आयंस क्या होते हैं, तो भैया ये भी आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है, आपको पता चलेगा केमिस्ट्री में कि जब भी कोई पदार्थ या मैटर होता है, ठीक है, जब भी कोई, आप ऐसा कहो कि जब भी कोई एलिमेंट है, अगर उस एलिमेंट के ऊपर प्लस के चार्ज चढ़ रहे हैं, है ना, प्लस के चार्ज चढ़ रहे हैं या फिर माइनस के चार्ज चढ़ रहे हैं, एट द एंड आप उसको कैसे लिखोगे, देखो ये लिखा है, अगर इसको हम Ca प्लस प्लस ऐसे लिखते हैं, या फिर हम ऑक्सीजन को O डबल माइनस ऐसे लिखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर दो प्लस के आयन हैं और दो माइनस के आयन हैं आपके ऑक्सीजन पर, और दो प्लस के आयन है किस पे, कार्बन पर। तो जब हम किसी भी एलिमेंट को या फिर किसी भी मैटर को इस हिसाब से दिखाते हैं, तब आपको पता चलेगा उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं, आयंस नाम दे देते हैं। आगे चल के भाई पढ़ेंगे, जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। अभी बस आप इतना याद रखो कि तीन टाइप के आयंस होते हैं आपके, या फिर तीन टाइप के पदार्थ या मटेरियल पाए जाते हैं जिनके कारण आपकी कोई भी मसल जो है वो क्या होती है, उसमें संकुचन और प्रसरण का काम होता है, ठीक है। चलो कौन कौन से मैंने बता दिया। अब देखो जो आपकी हृदय की मांसपेशियां होती हैं, है ना, ये एक छोटा सा आपको एक्सेप्शन याद रखना है। जो आपकी हृदय की मांसपेशियां होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, हार्ट की जो मसल होती हैं, उनमें आपके मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो वापस आओ अपने इस पे भाई, जब हम बात कर रहे थे किसकी, आपकी पेशी की या फिर मसल की, तो मसल में आप आगे चल के पढ़ोगे, जैसा कि मैंने बताया कि मसल दो टाइप की होती हैं, जिसको आप मतलब अभी के लिए याद रखो कि मसल केवल दो टाइप की होती हैं। एक जिनको आप अपने हिसाब से मूव करा सकते हो, यानी उसमें संकुचन और प्रसरण आपकी इच्छा के मुताबिक होता है। फिर दूसरी ऐसी मसल या टिश्यू आते हैं, मतलब दूसरे ऐसे मसल या फिर पेशी आते हैं जिनमें संकुचन और प्रसरण आपके हिसाब से नहीं होता, वो ऑटोमेटिक काम करते रहते हैं। जैसे भाई आपके इंटरनल ऑर्गन जो हैं, आप सो जाते हो फिर भी खाना तो पचता रहता है ना, आप सो जाते हो फिर भी आप सांस तो लेते रहते हो। तो कहीं ना कहीं ऐसे ऑर्गेनल जो किससे बने हैं, आपकी अनऐच्छिक पेशियां, यानी कि इनवॉलेंट्री मसल, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ऐसी मसल जिनमें आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं होता है, वो अपना काम खुद से करती रहती है, तो ऐसों को हम इनवॉलेंट्री मसल या फिर अनैच्छिक पेशी कहते हैं। अब हमें पता चला कि भाई यहाँ से मसल दो टाइप की हो गई, एक जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करेगी, हम बोलेंगे ये काम करो तो वो करेगी, हम नहीं बोलेंगे कि ये काम मत करो तो वो नहीं करेगी। जैसे ये हाथ है, मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं सोच रहा हूँ हाथ हिलाने का, तब तो हिला पा रहा हूँ। अगर मैं बोल दूँ कि नहीं, मैं सोच लूँ मेरे को अपना हाथ नहीं हिलाना है, तो क्या ये हाथ अपने आप इधर इधर जाने लगेगा, नहीं जाएगा जब तक मैं नहीं कहूँगा।
तो ऐसी होती है वॉलेंट्री मसल, आगे पढ़ेंगे इसके भी बारे में। अब इसके अलावा तीसरी टाइप की मसल और होती है। अब थोड़ा सा कनेक्शन कर लो, मैंने आपको पहले बताया कि भाई मसल दो टाइप की होती है, एक वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री, यानी कि एक मसल ऐसी जो आपकी इच्छा के अनुसार काम करती है, तो ऐच्छिक पेशियां, है ना, वॉलेंट्री मसल, और एक ऐसी पेशी या फिर मसल होती है जो आपके इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, उसे हम इनवॉलेंट्री मसल या फिर अनैच्छिक पेशी कहते हैं। इन दोनों के अलावा आपकी बॉडी में तीसरे टाइप की मसल और पाई जाती है, तीसरे टाइप की पेशी और पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हृदयक पेशी या फिर हृदय की मांसपेशियां। इंग्लिश में इसको भाई कहेंगे क्या, आपकी जो हार्ट की मसल होती है वो, है ना। तो आप आगे चल के इन तीनों को डिटेल में पढ़ोगे, अभी बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। चलो, तो ये जो हार्ट की पेशियां या फिर आपकी मसल टिश्यू है, कहाँ की, हार्ट की मसल टिश्यू, इनमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा होता है, मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है, ठीक है। उसके अलावा इस मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन में आप देखोगे कि जो लौह धातु होती है, यानी कि जो आयरन मेटल होता है भैया, लोहा, है ना, उनकी अधिकता पाई जाती है। यहां से आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, क्या, आप देखो, क्यों आपको घर वाले कहते हैं भाई कि गुड़ की जलेबी खाओ, गुड़ की चाय पियो, उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी में जो आपका मेन हार्ट है, अब इस हार्ट को मजबूत होना चाहिए, तभी तो ये चीज़ों को सह पाएगा। मतलब ऐसा कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है लाइफ में, कोई प्रेशर आता है, तो आप देखोगे अक्सर, या फिर जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी धड़कनें एकदम से तेज़ हो जाती हैं, है ना, उसके, या फिर हाथ पैर में कहीं ना कहीं आपके थोड़ा थोड़ा क्या होने लगता है, सेंसेशन होने लगता है ना। तो वो जो आपके हाथ पैर में कपकपी या सेंसेशन होता है, और जो आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं किसी भी ऐसे मूवमेंट पर, जब आपको या तो गुस्सा आएगा या तो आप कोई ऐसी चीज़ देख लो जो अनएक्सपेक्टेड होती है, जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, है ना। तो इसके होने के पीछे का रीज़न सिर्फ इतना है कि आपकी बॉडी में, जब मैं हार्मोन्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, एड्रेनलिन का रश हो जाता है, जिसके कारण ये सब चीज़ें होती हैं। बट अभी आप इतना सोचो कि आपका जो हार्ट है, आपकी जो हृदय की मांसपेशियां हैं, हार्ट के जो मसल हैं, अगर उन मसल में पूर्ण रूप से यानी प्रॉपर तरीके से मायोग्लोबिन प्रोटीन होगा, तो वो हार्ट अच्छे से अच्छी चीज़, मतलब खराब से खराब सिचुएशन में भी आप देखोगे वो हार्ट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसकी या तो धड़कन बढ़ जाए या तो आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि ये मायोग्लोबिन जो है ना, वो पर्याप्त क्वांटिटी में आपकी हृदय की पेशियों में, यानी कि हार्ट के मसल्स में। अब आप देखो, ये मायोग्लोबिन एट द एंड क्या लेके चलता है अपने पास में, आप देखोगे इन मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन जो है ना, जो आपके हार्ट की क्या है, मसल है, और मायोग्लोबिन प्रोटीन है जिसमें, वो हार्ट की जो मसल है उसमें आप देखोगे कि लौह धातु की अधिकता पाई जाती है। और जब आप गुड़ की चाय पीते हो या फिर गुड़ की जलेबी खाते हो, तब आपको पता चलेगा कि भाई जो गुड़ है वो भी एक आयन सप्लीमेंट होता है, यानी कि गुड़ को हम लोग कंज्यूम करते हैं ताकि हमारी बॉडी में आयन या फिर जो लौह पदार्थ है ना, उसकी कमी ना पड़े। कई लोग भाई इसी आयन की गोली खाते हैं। और भी कई जगह पे ज़रूरी है, आपकी जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर, मैं बताऊंगा बाद में जब ब्लड पढ़ेंगे। तो वो हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन कैरी करके जगह जगह तक पहुंचाता है आपकी बॉडी के सेल तक, मैंने बताया था। तो अगर आपकी बॉडी में ये हीमोग्लोबिन कम हो जाए, जो कि कैसे होगा, अगर आप आयरन सप्लीमेंट्स कम लेंगे तो भाई कम तो हो जाएगा आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन, तो एट द एंड वो क्या करेगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएगा, तो आपकी बॉडी की मसल्स जल्दी थक जाएंगी, और एट द एंड आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में पेन हो रहा है जगह जगह, या फिर आपकी मसल क्या हो रही हैं, अकड़ रही हैं। क्यों, उसके पीछे का रीज़न है कि आपकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है हीमोग्लोबिन की कमी से, ठीक है, जो कि आरसीबी बोल रहा था मैं, आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, जैसे आपकी हृदय की मांसपेशियां हैं, है ना, हार्ट मसल है, वहां पर आपको मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसमें से जो ग्लोबिन है ना, ये आयरन को ही प्रेजेंट करता है, जैसे हीमोग्लोबिन
ग्लोबिन वहां पर भी आया, मायोग्लोबिन, ग्लोबिन यहाँ पर भी आया। तो एट द एंड आपको एक वर्ड पकड़ के चलना है, जो ग्लोबिन है उसका मतलब होता है क्या, उसका मतलब होता है कि भाई कहीं ना कहीं उस चीज में आयरन या फिर लौह पदार्थ मिले हुए हैं, है ना। तो आपका जो मायोग्लोबिन है वो कहीं ना कहीं किससे बना हुआ है, लौह पदार्थ या लौह धातु से, है ना। तो आप जब गुड़ या फिर ऐसी चीज़ों का कंजप्शन करते हो, ऐसी चीज ऐसे फूड खाते हो जिनमें क्या होता है, आयरन सप्लीमेंट्स, जो आयरन सप्लीमेंट्स का काम करते हैं या फिर जिनमें लौह पदार्थ ज़्यादा होते हैं, तब आप एट द एंड आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में जो ये वाली मसल है, हृदय की मांसपेशियां हैं, वो कैसी होती हैं, प्रॉपर अच्छे से वर्क करती हैं और आपकी धड़कनें एकदम से नहीं बढ़ती, एकदम से नहीं घटती, यानी बीपी भी कंट्रोल में रहता है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको आगे पता चलेंगी। अब यहाँ से इस स्लाइड से हमने पूरी क्या क्या चीज़ें जानी, एक छोटा सा रिवीजन मारते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि भाई हमारी जो पेशी होती है, हमारी जो मसल होती है, वो मसल आपकी किससे बनी होती है, सार्कोप्लाज्म नामक एक लिक्विड होता है, अंदर तरल होता है, जिसमें खुद का क्या होता है, केंद्रक या न्यूक्लियस होता है। उसके बाद ये जो पेशियां या ये जो मसल होती है, वो मसल किससे बनी होती है, एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन होता है, उनसे बनी होती है, ठीक है। नॉर्मल जो आपकी वॉलेंट्री मसल है या फिर इनवॉलेंट्री मसल है, दोनों नाम ध्यान रखना है, इनवॉलेंट्री मसल और वॉलेंट्री मसल, यानी ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी, इन दोनों में कौन से प्रोटीन पाए जाएंगे, एक्टिन और मायोसिन वाले। अब इन पेशियों के संकुचन के लिए या फिर फैलाव के लिए आप देखेंगे 3 प्रकार के इसमें आयंस पाए जाते हैं। कौन कौन से भाई, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम आपका, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड, यानी इसी मसल से रिलेटेड मैंने बोला कि पेशियों में एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन जब हम बात करेंगे आपकी हार्ट के मसल्स की, यानी कि आपके हृदयक पेशी की, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपका मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, वो भी किसके कारण, आपके लौह पदार्थ के अधिकता के कारण। समझ आया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, आप ये देखेंगे कि हमने अभी तक जाना कि भाई मसल किन किन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है ना। अब ये जो मसल होता है, पहले की स्लाइड में मैं बता रहा था कि भाई ऐच्छिक होती है, अनैच्छिक होती है, ये और वो, है ना। अब हम उस चीज़ को कवर करते हैं कि जो मेनली आपकी मसल होती है, जो आपकी मांसपेशियां होती हैं, पेशी होती है, उसको हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी, एक होती है आपकी रैखित या फिर ऐच्छिक पेशी, ठीक, एक होती है आपकी रैखित या फिर ऐच्छिक पेशी। फिर दूसरी होती है आपकी अरैखित या फिर अनैच्छिक पेशी। भाई इंग्लिश मीडियम वाले रैखित या अनैच्छिक नीचे लिखा है स्ट्रिप्ड और स्केलेटन या फिर वॉलेंट्री मसल। फिर अरैखित, स्मूथ, अनस्ट्रिप्ड या फिर इनवॉलेंट्री मसल। नाम सारे ही ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। कई बार हिंदी की मतलब इनवॉलेंट्री मसल हिंदी में दे देगा, या तो फिर ये दे देगा स्मूथ मसल, चिकनी पेशी, इस टाइप से। चलो, फिर तीसरी जो आपकी पेशी होती है उसका नाम क्या होता है, हृदयक पेशी, या फिर जिसको हम कार्डियक मसल भी कहते हैं। ध्यान रखना है, क्या नाम देते हैं, कार्डियक मसल नाम देते हैं, ठीक है। चलो, अब ये जो पेशियां हैं, ये जो पेशियां हैं, आपने देखा कि ह्यूमन बॉडी में भाई कुछ ऐसी पेशियां हैं जिनमें खुद में क्या हो रहा है, अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी जब हम कहेंगे तभी संकुचन और फैलाव का काम होगा। फिर कुछ ऐसी पेशियां होंगी जिनमें संकुचन और फैलाव का काम कब होगा, वो पेशियां या फिर वो मसल अपना काम कब करेंगी, हमेशा करेंगी, उसमें हमारी मर्जी नहीं चलती। और फिर तीसरी आती है हृदयक पेशी, उसको हम एक्सेप्शन में रखते हैं, है ना, इन दोनों पेशी के अलावा, यानी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री जो है, ऐच्छिक और अनैच्छिक, उसके अलावा तीसरी टाइप की, यानी आपके जो हृदयक पेशी है, हार्ट मसल है, उसको हम तीसरे टाइप में रखते हैं। उसके पीछे का रीजन आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा क्यों रखते हैं। चलो, तो आगे बात जानते हैं हम। सबसे पहले हमने बात करी क्या कि आपकी जो औतिकी क्या कहलाता है भाई, बताओ बताओ, हिस्टोलॉजी या औतिकी क्या कहलाता है। मैंने कहा था जब हम ऊतकों की स्टडी करते हैं, है ना, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, औतिकी या फिर हिस्टोलॉजी। जब हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं तो साइंस में उसको क्या कहते हैं, औतिकी या फिर हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी और फिजियोलॉजी, यानी कि फिजियोलॉजी मतलब कि भाई क्या काम कर रहा है वो, कार्यकी बोलते हैं इसको। इन दोनों के आधार पर आप किसी भी मसल को
दो टाइप में तीन टाइप में मेनली डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। पेशी या फिर मसल को तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हो। कैसे? देखो, अगर आपकी जो मसल है, देखो सबसे पहले आएगा आपका औतकी या हिस्टोलॉजी के हिसाब से हम देखेंगे, फिर मसल्स के काम के हिसाब से देखेंगे। तो इन दोनों टाइप से हम मसल को जब हम स्टडी करेंगे हिस्टोलॉजी और फिजियोलॉजी के थ्रू, तब हमें पता चलेगा कि मसल को हम तीन भागों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला आएगा जो मसल है आपका क्या, अरेखित या फिर ऐच्छिक पेशी, फिर दूसरा है आपका अरेखित या फिर अनैच्छिक पेशी, फिर तीसरा है आपका हृदयक पेशी। अब ये जो तीनों मसल हैं, तीनों जो पेशियां हैं, इनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं, है ना। चलो आ जाओ। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी ऐच्छिक रैखिक या फिर ऐच्छिक पेशी की, जिसे हम स्ट्रिप्ड या फिर स्केलेटन मसल कहते हैं। और इसका एक और नाम होता है, एक और नाम क्या है, ध्यान में रखना है भाई, इसको हम वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। क्या नाम ध्यान में रखना है आपको? वॉलेंट्री मसल कहते हैं, ये नाम ध्यान रखना है। चलो, ये जो वॉलेंट्री मसल या फिर आपकी ऐच्छिक पेशी होती है, आप देखेंगे कि ये आपका साइड में चित्र बना हुआ है भाई, डायग्राम है। और इस डायग्राम में आप देखोगे कि सबसे ऊपर कोई भी जो आपकी मसल है, उसमें सबसे ऊपर कोई भी जो आपकी कौन सी मसल है, ऐच्छिक पेशी या फिर वॉलेंट्री मसल है, उसके ऊपर एक ऐसी पतली सी लेयर चढ़ी होगी, पतली सी लेयर चढ़ी होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसको हम एक ऊपर की पतली सी लेयर है, जिसको हम नाम देंगे आपका क्या, सार्कोलेमा। क्या नाम देंगे? सार्कोलेमा। भाई ये नाम ध्यान रखना है आपको कि कोई भी आपकी जो ऐच्छिक पेशी या फिर आपकी वॉलेंट्री मसल है, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होगी, और उस लेयर को हम क्या नाम देंगे? उस लेयर को हम कहेंगे सार्कोलेमा, ठीक है। चलो, इसके बाद इसके अंदर एक लिक्विड पाया जाएगा भाई, तरल पदार्थ की बात आ गई, लिक्विड की बात आ गई, तो क्या याद रखना है कि एंड में क्या लग जाएगा? प्लाज्म। तो यहाँ पर तरल पदार्थ अंदर पाया जाएगा, तो उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे आपका सार्कोप्लाज्म, ठीक है। क्या नाम देंगे? सार्कोप्लाज्म। आप ध्यान रखना एक बात कि प्लाज्म जुड़ा है एंड में, मतलब लिक्विड की बात हो रही है, तो उसको सार्कोप्लाज्म बोल देंगे। लेकिन आपने जब सेल पढ़ा था, सेल में आपको ध्यान होगा, मैंने जब कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल पढ़ाया था, तो मैंने बताया था उसकी सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, उसे हम मिडिल लेमेला या फिर मिडिल लेमे कहते हैं। अब उस मिडिल लेमे का मतलब क्या है? लेमे का मतलब है, या लेमा का मतलब है कि उसके ऊपर जो लेयर चढ़ी हुई है पतली सी, वही लेमा का मतलब होता है, लेमा, ठीक है, मिडिल लेमा। तो वो जो मिडिल लेमा है, वहां से आपको लेमा वर्ड पकड़ के चलो। एट द एंड आप किसकी बात कर रहे थे? कोशिका भित्ति की, यानी आउटर लेयर की। अब ऐसे ही जब आप मसल में आओगे, तो यहाँ भी जब आप आउटर लेयर की बात करोगे, तो उसे भी हम लेमा बोलेंगे। लेकिन क्या यहाँ पर मिडिल लगाएंगे सामने? नहीं, क्योंकि तब हम बात कर रहे थे आपकी किसकी? सेल की। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मसल की, या फिर आपके मतलब हाँ, इन वॉलेंट्री मसल की या फिर ऐच्छिक पेशी की। तो जब आप ऐच्छिक पेशी या वॉलेंट्री मसल की बात करेंगे, तो ऊपर की लेयर को आप पीछे से मतलब लेमा नाम लगा दोगे तो समझ आ जाएगा कि लेयर है। लेकिन सार्को नाम से आपको ध्यान रखना है कि ये जो सार्को वर्ड है, ये आपकी ऐच्छिक पेशी या फिर ऐच्छिक पेशी या फिर आपकी किसको शो करता है? वॉलेंट्री मसल को शो करता है। तो एक वर्ड है जिसका नाम है क्या? सार्को। क्या नाम है? सार्को। अब इस सार्को के आगे अगर आप लेमा लगा दोगे, इस सार्को के आगे अगर आप लेमा लगा दोगे, तो ये क्या बन जाएगी भाई? आउटर लेयर, जिसको हम झिल्ली भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसी सार्को के आगे जब आप क्या लगा दोगे? प्लाज्म लगा दोगे, है ना। जब इसी सार्को के आगे आप प्लाज्म लगा दोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये बन गई आपको सार्कोप्लाज्म, क्या बन गई? लिक्विड बन गई। समझ में आया? चलो, अंदर की लिक्विड बन गई। अब ये जो सार्कोप्लाज्म वाला स्ट्रक्चर है, अंदर का जो लिक्विड वाला भाग है, उसमें आप देखोगे मायोफाइब्रिल पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? मायोफाइब्रिल पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो, अब ये जो आपकी सेल होती है, कौन सी सेल भाई? अगर आपकी ऐच्छिक पेशी यानी कि वॉलेंट्री मसल बन रही है, ऐच्छिक पेशी यानी कि वॉलेंट्री मसल बन रही है, तो मैंने बताया ऐच्छिक पेशी या वॉलेंट्री मसल कौन सी होगी? जो अपना काम खुद से कर सके।
कि हाँ भाई मतलब अपने हिसाब से चले, मेरे हिसाब से चले, मेरी बॉडी की जो ऐच्छिक पेशी या मेरी बॉडी की जो आपकी वॉलेंट्री मसल है वो मेरे हिसाब से चलेगी। जब मैं बोलूँगा भाई काम करो तो ये काम करेगी, हिलेगी डुलेगी। जब मैं बोलूँगा रेस्ट करो तो ये प्रॉपर रेस्ट में चली जाएगी। ऐसी पेशी या फिर ऐसी मसल को क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशी या वॉलेंट्री मसल। और आप देखोगे ये जो वॉलेंट्री मसल है ना, जो कि खूब सारी आपकी सेल या कोशिकाओं से मिलकर बन रही होगी, तो वही सेल या कोशिकाओं का जो साइज है या फिर शेप है देखने में कैसी होती है उनके बारे में जानना है। तो देखो ये भाई लंबी होती हैं, सिंपल है। आपकी मसल जो है, हाथ की मसल आप देखो यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक गई है, इस बीच में कोई जॉइंट्स नहीं है। मतलब ये शोल्डर की एक मसल हो गई, फिर वहाँ से ये बाइसेप की मसल जुड़ी है, ऐसे ऐसे करके आपकी पूरी बॉडी में मसल्स हैं छोटे छोटे जॉइंट्स के थ्रू, लेकिन मसल एक्चुअली में बड़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी हैं। तो आप देखोगे ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरी आपकी मसल है तो उसको हम बोल देंगे भाई लंबी भी है। और बेलनाकार या सिलेंड्रिकल क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये शेप में कैसी होती हैं? थोड़ी गोल होती हैं, स्ट्रक्चर में कैसी होती हैं? बेलनाकार, या फिर इसको हम सिलेंड्रिकल इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये कैसी होती है? गोल होती है शेप में। और इसको अशाखित यानी कि अनब्रांच्ड और कहते हैं। अब अशाखित या अनब्रांच्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी अगर कोई आपकी ऐसा समझो पेशी है, मसल है, जो कि कौन सी है? ऐच्छिक पेशी या फिर वॉलेंट्री मसल, है ना, वॉलेंट्री मसल है। तो आप देखोगे कि वॉलेंट्री मसल में एक मतलब ऐसी सीधी सीधी खूब सारी मसल होती हैं, सीधी सीधी खूब सारी मसल होती हैं जो आपस में जॉइंट होके क्या बना देती हैं? ऊतक का फॉर्मेशन कर देती हैं। अब ये आप देखोगे ये सिंगल मसल है, ये सिंगल मसल है, मतलब खूब सारी सिंगल पेशियों या फिर सिंगल मसल्स के ऐड होने से क्या बना है आपका? मेनली ये ऐच्छिक पेशी या फिर आपका वॉलेंट्री मसल बनी है। लेकिन ये कैसी होती हैं? सिंगल होती हैं। इसी जगह जब आप देखोगे दूसरा टाइप जो वहां पर लिखा है अशाखित, है ना, अशाखित, तो यही वाली कहला जाएगी, अनब्रांच्ड आपकी यही वाली कहला जाएगी कि भाई सिंगल सिंगल लेयर में होती है। इसका जो दूसरा रूप है, किसका? इस अनब्रांच्ड का दूसरा रूप, यानी जैसे हम ब्रांच्ड कहते हैं उल्टा, उसमें क्या होगा कि भाई एक मसल है, फिर उस मसल से आपकी खूब सारी छोटी छोटी मसल्स निकली हैं और फिर एट द एंड आपका क्या बना है? आप देखोगे इस एक मसल से खूब सारी मसल निकली हैं तो एक ब्रांच ही हो गई ना, एक ब्रांच ही बना लिया इसने। तो इसको हम कहते हैं क्या? ब्रांच्ड मसल। तो ये आपकी आगे पढ़ने को मिलेगी कि भाई आपकी जो ब्रांच्ड मसल है ना, ये कहाँ पर पाई जाएगी? ये आपकी हार्ट या फिर हृदय में पाई जाएगी, तीसरे टाइप की। उसमें आगे चल के पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अभी केवल एक टर्म ध्यान रखना है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका अनब्रांच्ड यानी कि अशाखित। उसका मतलब होता है कि जितनी भी आपकी ऐच्छिक पेशी या फिर वॉलेंट्री मसल होती हैं वो कैसी होती हैं? अनब्रांच्ड होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये बहुनाभिकीय या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि आपकी अगर कोई सेल है जो कौन सी सेल है? अगर आपकी बॉडी में कोई सेल है जो कि ऐच्छिक पेशी या फिर आपके वॉलेंट्री मसल के टिश्यूज मतलब टिश्यूज बना रही हैं, वॉलेंट्री मसल का ऊतक फॉर्म कर रही हैं एट द एंड, तो आपको पता चलेगा कि वो जो खूब सारी आप देखेंगे अनब्रांच्ड यानी कि रैखित पेशियों से मिलकर बनी हुई थी, रैखित पेशियों से मिलकर बनी हुई थी, है ना, ऊतक फॉर्म, जो रैखित पेशियों से मिलकर आपका जो ऊतक बना था, कहीं ना कहीं वो हर एक जो ब्रांच है यानी हर एक जो भाग है वो सेल से बना होगा, कोशिका से बना होगा, ठीक है। तो इसमें जो सेल या कोशिका है, आप देखेंगे कि ये सेल या कोशिका कहीं ना कहीं बहुत सारे इसमें केंद्रक पाए जाएंगे। यानी कि अगर ये एक सेल है आपका, ठीक है, एक सेल है या एक कोशिका है, किसकी? आपकी ये रैखित पेशी की एक सेल या एक कोशिका है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे केंद्रक या फिर न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, ठीक है। यही आपको ध्यान रखना है और वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है क्या? आपकी ये ऐच्छिक पेशी या फिर वॉलेंट्री मसल आपकी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलो अब आप देखो इन पर गहरी तथा हल्की रेखाएं पाई जाती हैं भाई, डार्क और लाइट ब्रांचेस होती हैं, बैंड्स होते हैं डार्क और लाइट। तो गौर से देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना, ये देखो ये डार्क वाले बैंड हैं,
ये अंदर छोटे छोटे लाइट वाले बैंड हैं। आप जब डायग्राम देखोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, है ना। तो वही चीज़ बताई गई है। अब इसके बाद कुछ छोटा सा आपको नोट है जो साइड में दिया गया है, इस नोट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस नोट को आपको ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले कि आपकी बॉडी का जो टेंडन वाला भाग होता है, अब टेंडन क्या है, जब मैंने आपको सेकेंड नंबर का टिश्यू पढ़ाया था जिसे संयोजी ऊतक या फिर कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे थे, उसके अंदर हमने सेकेंड वाला भाग पढ़ा था जिसे हम कंकाल ऊतक या फिर आपके स्केलेटन टिश्यू कह रहे थे। तो मैंने बताया था कि भाई जब भी आपका कोई मसल और बोन आपस में जुड़ता है, यानी कि जब भी आपका कोई जो अस्थि है, हड्डी, और जो आपका मसल है यानी कि पेशी है, वो आपस में जुड़ते हैं तो वाइट फाइबर या फिर येलो फाइबर, वाइट फाइबर के थ्रू जुड़ेंगे, है ना, वाइट फाइबर टिश्यू होंगे उसके थ्रू जुड़ेंगे। तो वो जो वाइट फाइबर टिश्यू थे वो एट द एंड किसका फॉर्मेशन कर रहे थे, मैंने आपको बताया था टेंडन का फॉर्मेशन कर रहे थे, नाम से याद होगा, जो अस्थि और बोन, जो आपके अस्थि और पेशी को आपस में जोड़ रहे थे, यानी कि मसल और बोन को आपस में जोड़ रहे थे। वापस आओ, ये देखो ये आपकी क्या है, पूरी मसल है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, हड्डी है। देखो गौर से, ये आपकी हो गई हड्डी और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, मसल, ठीक है। ठीक, तो देखो इन दोनों के बीच में ये जो वाइट वाला पोर्शन है ना, ये जो वाइट वाला पोर्शन है वो क्या है, वाइट फाइबर सेल है कहीं ना कहीं, और उसी से आपका इस वाइट फाइबर टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है। बताया था मैंने, सेकेंड टाइप का टिश्यू पढ़ाया था, है ना, संयोजी ऊतक या फिर कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप था जिसे मैंने वाइट फाइबर टिश्यू बोला था, याद है, सफ़ेद तंतुमय ऊतक बोला था, याद है। तो वही ऊतक आपके यहाँ पर टिश्यू का फॉर्मेशन मतलब कर रहा है और दोनों को, मसल को और बोन को आपस में जोड़ रहा है। यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो आपके मसल और बोन को आपस में जोड़ रहा था उसे हम किस नाम से जान रहे थे, उसे हम टेंडन कह रहे थे, है ना। क्या कह रहे थे, टेंडन। नाम ध्यान रखना है भाई आपको, इस टेंडन का नाम ध्यान रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आप देखो ये जो टेंडन होता है, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी मसल जो होती है, कोई भी आपकी जो मांसपेशियां हैं, पेशी है, वो अस्थियों या फिर हड्डियों से संलग्न रहती है, यानी कि जुड़ी रहती है। इसलिए हम किसके द्वारा, टेंडन के द्वारा, जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब इस टेंडन के द्वारा बोन और मसल आपस में जॉइंट रहती हैं, इसलिए इस मसल को, किस मसल को भाई, ये वाली आपकी रैखित या अनैच्छिक पेशी, जिसको हम वॉलेंट्री मसल कह रहे हैं, इसको हम एक और नाम से जानते हैं और वो नाम क्या है आपका, कंकाल पेशी। क्या नाम ध्यान रखना है, कंकाल पेशी या फिर स्केलेटन मसल। अब यहाँ से आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा कि क्यों भाई इसको हम स्केलेटन मसल कह रहे हैं, क्योंकि एट द एंड आपकी यही मसल होती है जो क्या करती है, इस बोन से जुड़ी होती है वाइट फाइबर टिश्यू के थ्रू, ठीक है, टेंडन के थ्रू। वाइट फाइबर टिश्यू को हम टेंडन कह रहे थे, है ना, टेंडन के थ्रू ये टेंडन क्या करता है, मसल और बोन को ज्वाइंट करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो कि इसमें जो संकुचन होता है, जैसा कि मैंने बताया, इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर संकुचन का काम होता है, वो भाई कैसे होता है, जीव की इच्छा के अनुसार होता है, यानी जो एनिमल है उसके हिसाब से होता है कि भाई जब वो बोलेगा कि हाँ चलो हाथ इधर आओ तो हाथ इधर आएगा, बोलेगा हाथ उधर जाओ तो क्या होगा, ये वापस चला जाएगा। तो ये जो संकुचन और फैलाव है, कॉन्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, ये किस मसल में देखने को मिलता है, आपके वॉलेंट्री मसल में, ठीक है। क्यों देखने को मिलता है भाई, क्योंकि मैंने बता दिया उसमें वो तीन चीज़ें पाई जा रही थी जिसको हमने कनक नाम से याद किया था, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। चलो अब आप देखो ये जो पेशियां होती हैं, ये जो मसल होती है जिसको हम वॉलेंट्री मसल कह रहे हैं, ऐच्छिक पेशियां कह रहे हैं, ये जल्द ही थक जाती हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं कि भाई जब आप दौड़ने जाते हो तब आप अपने पैर की मसल को एक्टिव करते हो, आप कहते हो उनसे कि हाँ पुश करो मेरी बॉडी को, तब तो जाके आप दौड़ पाते हो। तो आपकी हाथ भी कैसे होते हैं, स्विंग होते हैं, आपके हाथ भी वो होते हैं और
पैर भी आपके चलते हैं ऐसे ऐसे, इट मीन्स कि आपके हाथ और पैर दोनों की मसल काम कर रही है। तो आप कुछ टाइम जब रनिंग कर लोगे, जॉगिंग कर लोगे या एक्सरसाइज कर लोगे, उसके बाद आपकी बॉडी जो है, आपकी जो मसल है वो थक जाती है। क्यों थक जाती है? क्योंकि भैया इसके अंदर ज़्यादा काम करने की कैपेसिटी नहीं होती एज कंपेयर टू आपकी जो इनवॉलेंटरी मसल या फिर जो कार्डियक मसल है उसके मुकाबले यानी कि जो आपका अनैच्छिक पेशी है, ठीक, जो इच्छा के अनुसार आपके काम नहीं करती, और जो आपकी हृदयक पेशी है, हार्ट मसल है, उसके मुताबिक आपके ये वॉलेंट्री मसल या फिर रैखिक या अनैच्छिक पेशी में क्या नहीं पाया जाता है भाई, ज़्यादा काम करने की क्षमता नहीं पाई जाती और ये मसल जल्द ही थक जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के कारण भाई आपकी जो बॉडी है ना, वो 1 घंटा 2 घंटा जिम या फिर कोई भी एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग जो भी आप करते हो उसके बाद थक जाती है, क्योंकि आपकी मसल में क्या है, थकने की प्रवृत्ति पाई जा रही है। अब आप सोचो, आगे चल के मैं कुछ आपको बातें बताऊंगा तो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी, है ना। देखो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो टाइप था वो हम कवर कर चुके हैं, जिसका नाम क्या था, रैखिक या इच्छिक पेशी। ठीक है, इसकी बाहर की झिल्ली होती है जिसे हम सार्कोप्लाज्मा कहते हैं, अंदर की झिल्ली अंदर इसमें लिक्विड होता है जिसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और उसमें मटेरियल पाया जाता है जिसे मायोफाइब्रिल कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन होता है ये। चलो फिर आप देखोगे कि इसकी जो सेल होती है, किसकी, आपकी ये रैखिक या अनैच्छिक पेशी की, वो सेल आप देखोगे कैसी होती है, लंबी होती है, बेलनाकार होती है और अशाखित यानी कि अनब्रांच्ड होती है। फिर आप देखोगे कि ये बहुनाभिकीय यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। आगे बढ़ेंगे फिर आप जानोगे कि ये मसल गहरी तथा हल्की रेखाओं के थ्रू बनती है ना। और टेंडन, मैंने बताया कि टेंडन के थ्रू मसल और बोन आपस में कनेक्ट होती है, और ये टेंडन का पार्ट आपके कहाँ पाया जाता है, इसी वॉलेंट्री मसल या फिर ऐच्छिक पेशी में पाया जाता है। फिर इसमें संकुचन जो होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो जीवों की इच्छा के अनुसार होता है, कॉन्ट्रैक्शन या फिर अब इच्छा के अनुसार होता है, इसलिए इसे हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं या फिर वॉलेंट्री मसल कहते हैं। ये नाम भी आपको पहले क्लियर हो गया होगा, है ना। अब ये पेशियां जल्द ही थक जाती हैं, उसके पीछे का रीज़न है कि इनमें उतनी कैपेसिटी नहीं पाई जाती, जिनमें हम आगे पढ़ने वाली दो जो आपके आगे पढ़ने वाली मसल हैं उनके बारे में जानेंगे, तो उनमें जो कैपेसिटी पाई जाती है वो इनमें नहीं पाई जाती। ठीक है, चलो तो ये था भाई आपका फर्स्ट टाइप का मसल। अच्छा, आप वापस आओ तो आप देखोगे रैखिक या फिर ऐच्छिक पेशी, इसका आपको स्केलेटन मसल क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई स्केलेटन से कनेक्ट होती है, हड्डियों से कनेक्ट होती है। ठीक है, फिर वॉलेंट्री मसल या ऐच्छिक पेशी कहते हैं क्योंकि अपनी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। ठीक है, फिर इसको रैखिक पेशी या फिर स्ट्रिप्ड मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो पेशी होती हैं वो आप देखोगे ऐसे सीधे सीधे पाई जाती हैं, ना कि ऐसे ब्रांच में पाई जाती है ना, सीधे सीधे पाई जाएंगी, ना कि ऐसे ब्रांच के रूप में पाई जाएंगी। ठीक है, ऐसी नहीं पाई जाती, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रैखिक पेशी या फिर स्ट्रिप्ड कहते हैं। और इसके अलावा एक और रीज़न है, क्योंकि जो आपकी मसल है, ऐच्छिक पेशी या वॉलेंट्री मसल है, उनमें छोटे छोटे, उस मसल में अगर ये कोई मसल है तो उनमें छोटे छोटे काले काले क्या पाए जाएंगे, ऐसे स्ट्रिप्ड या फिर रेखा देखने को मिलती है, इसलिए उसको हम वॉलेंट्री मसल या फिर रैखिक पेशी या फिर स्ट्रिप्ड वाली कहते हैं, है ना। कैसी होती है भाई बता दिया, लंबी बेलनाकार कोशिका होती है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल और बहुकेंद्र की होती है, ये भी बता दिया। उसके बाद आप देखेंगे इसमें संकुचन इच्छा अनुसार होता है, वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसा कि मैंने बताया। अब हम बात करने वाले हैं, ये था आपका क्या, रैखिक पेशी, ऐच्छिक पेशी या फिर जिसको हम वॉलेंट्री मसल कह रहे थे वो। अब हम बात करेंगे अपनी सेकेंड टाइप की मसल की, जिसको हम क्या कहते हैं, अनऐच्छिक पेशी, और क्यों ज़रूरी है वो हमारी बॉडी में, उसको भी हम जानते हैं। चलो आप देखेंगे दूसरे टाइप की जो आपकी मसल है, जिसको हम अरेखित पेशी यानी कि कैसी है, अनस्ट्रिप्ड है, फिर अनैच्छिक पेशी यानी कि इनवॉलेंट्री है, यानी हमारे मुताबिक काम नहीं करेगी। अब क्यों कहते हैं इनवॉलेंट्री, आप सोचो, मैंने भाई इस हाथ को बोला कि अंदर आ, तो ये हाथ अंदर आ गया, मैंने बोला हाथ बाहर जा, तो ये हाथ वापस नॉर्मल हो गया। यहाँ से आपको क्या पता चला कि भाई ये तो यहाँ पे जो आपके हाथ पे जो मसल है वो ऐसी मसल हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार काम कर रही हैं। अब सोचो जब आप सो रहे होगे, ठीक, अब सोचो आप जब आप सो रहे होगे तब आपकी बॉडी के क्या सारे ऑर्गन सो रहे होते हैं,
नहीं भैया, काम तो तब भी चलता रहता है आपकी बॉडी में। तो आप देखेंगे कि ऐसी मसल्स जो आपकी इच्छा के मुताबिक काम नहीं करती और अपने खुद के हिसाब से काम करती हैं, ऐसी मसल्स को हम क्या नाम देते हैं? इनवॉलेंट्री मसल या फिर अनैच्छिक पेशी। जब आप सो जाते हो तो आपके सोने के बाद भी ये मसल काम करती रहती हैं। एग्जाम्पल देखो भाई, आप जो सांस ले रहे हो, क्या आपका उसमें कंट्रोल है? सोने के बाद की बात कर रहा हूं, जब आप नींद में होते हो तब आपका उसमें कंट्रोल नहीं है, फिर भी आपकी सांस अंदर बाहर होती रहती है। मीन्स आपके जो लंग्स हैं, वो लंग्स कहीं ना कहीं कैसी पेशी या फिर कैसे मसल से बने होंगे? अनऐच्छिक पेशी या फिर इनवॉलेंट्री मसल से बने होंगे, क्योंकि वो हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे बल्कि खुद ही अपने आप में काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, मैंने बताया भाई, ऐसी पेशी जो हमारे मुताबिक काम ना करके अपने हिसाब से काम करती है उसे हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल देखो, जब आप सो जाते हो या फिर जब आप दोपहर का खाना खा लेते हो, उसके बाद आपको नींद आती है, तब आप सो जाते हो, तो क्या आपका खाना, उसका जो डाइजेशन है, जो खाने का पाचन है, क्या वो बंद हो जाता है? तो नहीं भैया। अगर आपके पेट में खाना गया है तो आपके पेट की जो मसल है, जो आपके अमाशय या फिर पाचन तंत्र में बताऊंगा अमाशय या स्टमक क्या होता है ना, अभी बस इतना जान लो कि छोटा सा भाग होता है जो आपके पेट में होता है। तो ये जो भाग है, जब कहीं आप देखोगे कि आपके पेट में खाना गया तो कहीं ना कहीं आपके पेट की जो मसल है, ठीक है, वो कैसी हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी और खाने को पचाना चालू कर देगी। तो आप सो रहे हो लेकिन आपकी बॉडी क्या कर रही है? काम कर रही है। क्यों? क्योंकि भाई खाना आपने लेट खाया रात में और आप सो गए। यही रीज़न होता है कि अक्सर लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि सोने से लगभग 2.5-3 घंटे पहले, 2.5 घंटे पहले आपको खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि अमाशय में या फिर जो स्टमक है इसमें भोजन मेन 4 घंटे तक रहता है, मैक्स टू मैक्स हम 4 घंटे या फिर 4 आवर तक रहता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भाई आपको सोने के लगभग 2.5-3 घंटे पहले खाना खा लो। तो जब आप सोने जाओगे तो आपके बॉडी की ज़्यादातर मसल रिलैक्स होगी, क्योंकि भाई अपन सोते क्यों हैं उसके पीछे यही रीज़न है कि पूरी मसल्स को रिलैक्स करना है। तो जब आप तुरंत खा के सो गए तो आपके पेट की मसल तो भाई खाना पचाने में लगी हुई है, अपना काम कर रही है, तो वो तो रेस्ट में जाएगी ही नहीं, है ना? फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होती है ना? चलो देखते हैं, ये जो आपकी अनैच्छिक पेशी या इनवॉलेंट्री मसल है, एक छोटी सी बात समझ में आई होगी कि हमारी इच्छा के मुताबिक काम नहीं करती हैं, शरीर के अंदरूनी भाग में पाई जाती हैं। अंदरूनी भाग यानी कि आपकी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है, जैसे लंग्स हो गया आपका, ठीक है, लंग्स के अलावा आपका जो ये अमाशय या फिर स्टमक वाला पार्ट हो गया, वहाँ पर एग्जांपल्स दे दिया मैंने। अब इससे रिलेटेड कुछ आपको बातें ध्यान में रखनी है कि जो आपकी सेल होती है, कौन सी? अनैच्छिक पेशी की जो कोशिका होती है, अनस्ट्रिप्ड मसल जो होती है, उसकी जो सेल है वो कैसी होती है भाई? तरकू या फिर स्पिंडल के साइज की होती है। ये छोटी सी बात ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें आप देखोगे प्रचुर मात्रा में कोशिका द्रव्य होता है, यानी जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म बहुत अच्छे उसमें पाया जाता है। ये देखो, ये जो आपकी मसल है, ठीक है, ये जो आपकी मसल या मांसपेशियां हैं, ये भाग बीच का फूला हुआ क्यों दिख रहा है? क्योंकि भाई इसमें प्रचुर मात्रा में अच्छी क्वांटिटी में आपको क्या देखने को मिलता है? साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने आपको साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य सेल में पढ़ा चुका हूं कि क्या होता है। सेल का वो भाग जिसको न्यूक्लियस और उसके अंदर के लिक्विड को छोड़ दो तो बाहर जहां पर ऑर्गन्स तैरते रहते हैं सेल के, कोशिका के, उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म बहुत अच्छा पाया जाता है आपके किसमें? आपके जो अनैच्छिक पेशी या इनवॉलेंट्री मसल है उसमें। फिर यहाँ पर जो रेखाएं होती हैं, सॉरी, यहाँ पर जो कोशिकाएं या फिर सेल होती हैं, ये देखने को मिल रही है, इनमें कोई भी रेखा नहीं देखने को मिलती, ये अनस्ट्रिप्ड होती हैं। ठीक है, इसके पहले जो हमने मसल पढ़ा उसमें हमने जाना कि भाई यहाँ पर आपको हल्की व गहरी रंग की रेखाएं देखने को मिलती हैं। देखो मसल में ये छोटी छोटी लाइनें देखने को मिल रही हैं, ब्लैक और वाइट टाइप की, है ना? लेकिन जब हम बात करेंगे आपकी किसकी? जब हम बात करेंगे आपकी अनैच्छिक पेशी या इनवॉलेंट्री मसल की, तो उसमें आपको कोई भी रेखा नहीं देखने को मिलती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनस्ट्रिप्ड बोलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है अनस्ट्रिप्ड बोलते हैं।
समझ में आया? चलो, अब ये कहाँ पर पाई जाती है आपकी बॉडी में, नाम तो ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आपने देख लिया कि जो आपकी वॉलेंट्री मसल है, यानी इसके पहले वाली ऐच्छिक पेशी है, वो तो आपके पूरे भाग में ऊपर पाई जाएगी, और स्केलेटन को मसल से जोड़ने वाले को हम टेंडन कहते हैं, और जो आपकी इनवॉलेंट्री जो वॉलेंट्री मसल है, ऐच्छिक पेशी है, वो कहीं ना कहीं हमारे कहने पर काम करती है। तो बॉडी के पूरे ऊपरी भाग में जो मसल पाई जाएगी वो कौन सी मसल होगी आपकी, वॉलेंट्री। लेकिन जो इंटरनल भाग में जो टिश्यूज बन रहे हैं, मसल टिश्यूज बन रहे हैं, वो कौन से बनेंगे, आपके अनैच्छिक पेशी या फिर इनवॉलेंट्री मसल के थ्रू बनेंगे। अब कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे आपके नेत्र का आइरिस वाला भाग होता है, जब नेत्र पढ़ाऊंगा आपका वैसे तो फिजिक्स में आता है बट हम बायोलॉजी में भी उसको कवर करेंगे। जब मैं आपको आँख के बारे में बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि भाई बीच का पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं, है ना। अब एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, देखो अच्छा आँख पढ़ाऊंगा तभी बता दूंगा, वरना लेक्चर लंबा खिंच जाएगा। चलो, इसके बाद आपका जो वृषण होता है, वृषण क्या भैया, मेल बॉडी का पार्ट है जिसको हम टेस्टिकल्स या फिर टेस्टेट्स कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपका जो मूत्रवाहिनी या फिर यूरेथ्रा होता है, क्या है भैया यूरेथ्रा, जहाँ पर आप देखोगे आपकी बॉडी में एक मतलब लाडर होता है जहाँ पर आपका क्या यूरिन इकट्ठा रहता है। तो जब वो यूरिन एक छोटे से ट्यूब से होकर आपकी बॉडी से बाहर निकलता है तो इसी ही हम क्या नाम देते हैं, इस ट्यूब को ही हम यूरेथ्रा नाम देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, यूरेथ्रा नाम देते हैं। समझ में आया यूरेथ्रा क्या होता है। अब इसके बाद जो यूरिनरी ब्लाडर होता है, यानी ये जो मैं आपका ब्लाडर बनाया जो क्या कर रहा है, यूरिन को स्टोर कर रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लाडर बोलेंगे, ध्यान रखना है। इसके अलावा आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है, यानी जो आपकी रक्त वाहिनियां होती हैं। अच्छा, यूरिनरी ब्लाडर को भाई हिंदी में मूत्राशय बोलते हैं, यानी वो ग्रंथि जहां पर आपका मूत्र या फिर यूरिन क्या होता है, स्टोर होता है। चलो, आप देखोगे रक्त वाहिनियां जो हैं आपकी, यानी ब्लड वेसल हैं, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड का जो फ्लो हो रहा है, तो एट द एंड उसकी साइड में कौन सी आपकी मसल पाई जाएगी, है ना, कौन से आपके पेशियां पाई जाएंगी, तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर अनैच्छिक पेशी या फिर अनस्ट्रिप्ड मसल होती है, ठीक है। फिर आप देखोगे जो आपकी आहार नाल वाला भाग है जिसे हम ईशोफेगस कहते हैं, कहाँ है भाई, एलिमेंट्री कैनाल लिखा है, चलो इसी से ध्यान रखना है, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है, आपके आहार नाल को। अच्छा, ईशोफेगस भी इसी को कहते हैं, ठीक है। चलो, ईशोफेगस भी आहार नाल को ही कहते हैं। वैसे जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, यानी आपके मुंह से लेकर जहाँ तक मतलब भोजन पच के जाता है और वेस्ट आपकी बॉडी के बाहर निकलता है, उस पूरे भाग को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ना, इसके बाद ही वो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आपका, तब आपको पता चलेगा कि भाई आपके मुख से स्टार्ट होकर, है ना, आपके माउथ से स्टार्ट होकर जब आपकी बॉडी वेस्ट बाहर निकालती है, वहाँ तक जो पूरा हिस्सा है आपकी बॉडी के, उसके अंदर जो आपकी बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक क्या ट्यूब का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जैसे सबसे पहले आपका यहाँ से छोटे से पाइप से होते हुए जाएगा, फूड पाइप से आहार नाल में जाएगा, सॉरी अमाशय में जाएगा जिसको हम स्टमक कहते हैं। फिर अमाशय के बाद वो जाएगा आपके मतलब छोटी आंत में जिसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर वो बड़ी आंत में जाएगा, बिग इंटेस्टाइन। फिर वेस्ट एब्जॉर्प्शन हो, सॉरी खाने का एग्जॉर्प्शन होगा और जो वेस्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, वो आपकी बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस जिस कैनाल के थ्रू होकर जा रहा है उसे ही हम क्या नाम देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल देते हैं। आई होप आपको नाम यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब आप देखो, ये जो आहार नाल होता है, इस आहार नाल में भोजन का प्रवाह इन्हीं संकुचन से होता है। यानी जब आप खाना खाते हो तो क्या ऐसा होता है कि आपने इधर खाना खाया और आपके यहाँ पेट के ये जो अमाशय स्टमक वाला भाग है उसमें खाना जाके ऐसे धम धम गिर रहा है एकदम से, क्या ऐसा होता है? जैसे अगर मैंने ये पेन छोड़ा तो ये एकदम से नीचे जाएगा, पर क्या आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी में आपने यहाँ से खाना डाला, क्या वो एकदम से यहाँ पहुँच जाता है? नहीं, वो धीरे धीरे जाता है। और धीरे धीरे खाना जाने के पीछे का रीज़न है कि आपकी बॉडी में यहाँ पर जो फूड पाइप होता है, ठीक है, उस फूड पाइप में संकुचन और प्रसरण का एक छोटा सा मतलब क्रिया होती है, एक छोटी सी, जिसे हम
क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। हम जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन होता है, जिसे हम क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। ठीक है, चलो, तो इस गति के थ्रू आपका जो भोजन है यहाँ आपके मुंह से अंदर गया, फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी में नीचे की ओर खसकते जाता है, और आप देखोगे कि इस संकुचन और फैलाव के कारण फिर भोजन आपके कहाँ तक जाता है, पूरी आहार नाल से मुख से होते हुए वेस्ट पदार्थ बाहर निकलता है, इसी गति के कारण, इसी आपके किसके कारण, संकुचन और प्रसरण के कारण। ये समझ में आया? तो जब आपका खाना अंदर से बाहर जाता है इस क्रमानुकंचन गति के थ्रू, तो क्या उस चीज में आपका कंट्रोल है? नहीं है भैया, वो ऑटोमेटिक होता है। इसलिए ऐसी मांसपेशियों को, अंदर की जो मांसपेशियां हैं या मसल है, उसको हम किस में रख रहे हैं, उसको हम अनैच्छिक पेशी या फिर इनवॉलेंट्री मसल में रख रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारा नियंत्रण कभी भी नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यही लिखा है कि इसमें जो संकुचन होता है वो जंतु की इच्छा के अनुसार नहीं होता है, इसलिए इसे हम इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं। तो आपकी इस स्लाइड में हमने कवर किया है क्या, आपका जो इनवॉलेंट्री मसल या फिर अनैच्छिक पेशी होती है उसके बारे में। वापस चलते हैं। आप देखो दो टाइप की मैंने आपको पेशियां कवर करवा चुका हूं, कौन कौन सी? पहले रैखिक या ऐच्छिक बताया था भाई, क्या होती है, ठीक है। फिर दूसरा मैंने बताया आपका अरैखिक या अनैच्छिक पेशी, जिसे हम स्मूथ, अनस्ट्रिप्ड या फिर इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं। अब इसमें आपका संकुचन या फिर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं होता, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं। और इसके जो सेल होते हैं, जो कोशिका होती है, वो तरकु या फिर स्पिंडल शेप्ड के होते हैं। इसके बाद इसमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, एकल केंद्रक पाया जाता है। उसी जगह जो आपका ये रैखिक पेशी या ऐच्छिक पेशी था, वॉलेंट्री मसल, इसमें कितने केंद्रक पाए जा रहे थे? इसमें आपको पता चलेगा कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी बहुकेंद्रकी होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुकेंद्रकी या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। चलो अब भाई हम बात करने वाले हैं आपकी तीसरे टाइप की पेशी या तीसरे टाइप की मसल की। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखो अब हम बात करने वाले हैं अपना किसे, हृदयक पेशी या फिर कार्डियक मसल के बारे में। तो ये जो कार्डियक मसल होती है, ये होती कैसी है? तो आप देखेंगे भाई कि संरचना जो है, स्ट्रक्चर जो है, उसके हिसाब से ये रैखित होती है, यानी स्ट्रिप्ड होती है। देखने में आपको कैसी दिखेगी कि स्ट्रिप्ड है। अब स्ट्रिप्ड कौन सी होती है? स्ट्रिप्ड वाला भाग कौन सा है, मतलब रैखित वाला भाग कौन सा है? आप देखो ऐसी मसल जिनमें क्या पाया जाता है, आपके जिनमें आपका मनुष्य के इच्छा के अनुसार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन होता है, यानी वॉलेंट्री मसल। ठीक है, तो स्ट्रिप्ड वाली वही थी, और देखने में कैसी दिखेगी, इस पहले वाले के जैसे। लेकिन उसका जो काम होगा, उसका जो वर्क होगा, वो कैसा होगा? तो यहाँ पर लिखा है कि कार्य या फिर बेस्ड ऑन फंक्शन या कार्य के आधार पर ये कैसी होती है, अनैच्छिक होती है, यानी इनवॉलेंट्री होती है। ठीक है, समझ में आया? क्यों? क्योंकि भैया आपके हार्ट में यही वाली मसल पाई जा रही है। सोचो अगर हम सो गए तो हमारी वॉलेंट्री मसल तो सो जाएगी, लेकिन इनवॉलेंट्री मसल क्या होगी, एक्टिव होगी। ठीक है, अंदर वाली जो मसल है वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मसल अनैच्छिक पेशी क्या करेगी, खाने को पचाएगी, अच्छी चीज़ें एब्जॉर्ब करेगी, वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करेगी, फिर बाद में आप उसको बाहर निकाल दोगे। तो इनवॉलेंट्री मसल क्या कर रही है, आपके सोने के बाद भी काम कर रही है। अब जो हार्ट वाली मसल है, जब उसको हमने देखा तो देखने के हिसाब से वो कैसी कहलाई कि भैया ये है आपकी कैसी, वॉलेंट्री मसल टाइप की दिख रही है। लेकिन जब हमने उसका काम देखा, क्योंकि हार्ट तो आपका 24 घंटे काम करता रहता है, ऐसा तो है नहीं कि आप सो गए तो आपका हार्ट भी सो गया। जिस दिन आपका हार्ट सो गया तो आप नहीं उठ पाओगे, है ना। तो आपका जो हार्ट वाला पोर्शन है, आपने देखा कि काम के हिसाब से यानी ये 24 घंटे काम कर रहा है, तो उस काम के हिसाब से इसकी मसल को हम कैसा बोलते हैं, इसकी मसल को या फिर पेशी को हम कहते हैं कि इनवॉलेंट्री मसल है, यानी जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, वो अपने हिसाब से काम कर रही है। और
उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसको देखने के हिसाब से हमने क्या बोला कि ये कैसी है भैया, वॉलेंट्री मसल है। ये छोटी सी बात है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इसमें ये होती कैसी है भाई, तंतु या फिर इसके जो फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, शाखावत यानी ब्रांच्ड वाले होते हैं। गौर से देखो इसकी ये जो मसल है, वो मसल जब इसको हम जूम करेंगे तो आपको ऐसी देखने को मिलेगी, जहां पर आपकी ये एक ब्रांच हो गई, फिर ये दूसरी ब्रांच हो गई, इसी से निकल के आई है, फिर यहाँ से भी ये वाली ब्रांच है, दिख रहा है। इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको ब्रांच्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, किसका, जो आपकी हृदयक पेशी या फिर कार्डियक मसल होती है उसका। ठीक है, तो शाखावत होता है भाई, याद रखना है, बड़े अंडाकार एवं केंद्रक युक्त यानी कि यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। अब एक केंद्रक युक्त होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपकी वॉलेंट्री मसल थी, यानी कि सबसे पहला वाला जो हमने पढ़ा ऐच्छिक पेशी थी, वो कैसी थी, बहुकेंद्र की यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड थी। लेकिन जो आपका हृदयक पेशी है, कार्डियक मसल है, उसके अंदर केवल आपको एक ही न्यूक्लियस या एक ही केंद्रक देखने को मिलता है, किसमें, एक सेल में। यानी आप हृदयक पेशी या फिर कार्डियक मसल के सेल या कोशिका की बात करोगे तो वो कोशिका कैसी होती है, शाखावत होती है, बड़ी होती है, अंडाकार की होती है और केंद्रक युक्त होती है। तो देखो भाई हर एक सेल में आपका केंद्रक तो देखने को मिल रहा है। चलो यही बताया। इसके बाद इसके जो फाइबर होते हैं वो जोड़ के जगह पर डिस्क या फिर मतलब जोड़ की जगह में डिस्क रहता है। अब आप देखो ये जो आपकी सेल हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, डिस्क क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो ये जो एक सेल है जो यहाँ से आपकी, एक सेकेंड, यहाँ से आपकी स्टार्ट हुई है, यहाँ पर एंड है। अब यहाँ से, बट ये यहाँ नहीं टूटी, फिर ये दूसरी ब्रांच इसकी यहाँ बन गई और ये जाके आपकी एक मसल बनी है जिसमें केवल एक ही न्यूक्लियस है, देखने को मिल रहा होगा आपको, है ना। अब ये मसल एट द एंड, सॉरी, ये जो आपकी सेल है या कोशिका है एट द एंड कहीं से जुड़ रही है ना। इस तरफ से जी ये वाली सेल से जुड़ी है और इस तरफ ये वाली सेल से जुड़ी है, यहाँ पर भी जुड़ी है दूसरे सेल से। तो ये जो जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स के स्थान पर आपको डिस्क का शेप देखने को मिलता है। क्या होता है इसमें, इंटरकैलेटेड डिस्क देखने को मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो प्रत्येक तंतु होते हैं, यानी कि प्रत्येक जो इसके आपको फाइबर्स देखने को मिल रहे हैं, ये छोटे छोटे फाइबर जिससे होके आपके क्या बने हैं, ये मतलब जो सेल है, सेल फिर फाइबर का फॉर्मेशन करेंगे और फिर आपका टिश्यू बनेगा। तो इसके जो प्रत्येक फाइबर हैं, प्रत्येक जो तंतु हैं, उसके चारों ओर सार्कोलेमा यानी लेमा यानी कि मैंने बताया भाई वही आपका ऊपर से झिल्ली वाली लेयर, ठीक है, वो पाया जाएगा और इसके अंदर सार्कोप्लाज्म पाया जाएगा। तो क्या कोई नई बात बताई मैंने? नहीं भाई, जब मैंने आपको वॉलेंट्री मसल पढ़ाया था यानी कि ऐच्छिक पेशी पढ़ाया था, तब तो मैंने बताया था ना कि उसके बाहर वाले भाग में आपको लेयर देखने को मिलेगी। उस लेयर को हम क्या बोल रहे थे, यही सार्कोलेमा। तो हार्ट वाली मसल में भी अगर बाहर लेयर है तो उसको हम सार्कोलेमा ही तो बोलेंगे, और अंदर साइड पे जो लिक्विड है तो उसको हम क्या नाम दे रहे थे, सार्कोप्लाज्म। कहाँ पर, इनवॉलेंट्री में, तो यहाँ पर भी सार्कोप्लाज्म नाम दे दिया। तो क्या ये कोई नई बात बताई मैंने? नहीं, पुरानी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो कि ये जो आपका हार्ट होता है, इस हार्ट में खुद की छोटी छोटी तंत्रिका तंत्र से जो तंत्रिका कोशिका होती हैं वो प्राप्त रहती हैं। यानी जब हम इसके अगले वाले टिश्यू को पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका क्या, तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू, तो वहां पर पता चलेगा कि आपके ब्रेन और ये रीढ़ की हड्डी वाले भाग से छोटी छोटी स्पाइनल सेल्स निकली हैं, मतलब स्पाइनल कॉर्ड निकली हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं किससे बनी होंगी, आपके तंत्रिका कोशिका या फिर नर्व सेल से बनी होंगी, और फिर वो आपकी बॉडी के हर एक भाग से जाकर कनेक्ट होंगी। तो यहीं पर आपकी जो आपकी तंत्रिका तंत्र है यानी नर्वस सिस्टम है, एट द एंड डायरेक्ट कनेक्ट होगा आपके किससे, इस हार्ट की मसल से, है ना। इस हार्ट की मसल से डायरेक्ट कनेक्ट होगा तंत्रिका तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम। वही लिखा है कि भाई तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट ऑर्डर लेता है कौन, हमारा हार्ट।
यानी हमारा हार्ट डायरेक्ट धड़कता है किसके कहने पर, ये हमारा जो ब्रेन है उसके कहने पर, ठीक है। और ये इनवॉलेंट्री मसल होती है यानी अनैच्छिक पेशी होती है। तो आप ध्यान रखो, ऐसी पेशी जो जल्दी ना थके उसे हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल, है ना, अनैच्छिक पेशी। अब जिस दिन आपकी अनैच्छिक पेशी या इनवॉलेंट्री मसल थक गई या रुक गई तो क्या होगा आप सोचो, आपका जो हार्ट है अगर ये भी पार्ट ऑफ अ इनवॉलेंट्री मसल होता और किसी दिन ये थक जाता तो क्या होता, डब्बा खत्म आप, है ना। इसलिए यहां पर आप देखोगे कि इसका स्ट्रक्चर हल्का सा अलग होता है ना, इसका स्ट्रक्चर हल्का सा अलग देखने को मिलता है कि भाई संरचना के आधार पर रैखिक हो जाएगा लेकिन कार्य के आधार पर ये अनैच्छिक या फिर अरैखिक वाले पार्ट में रुका जाएगा, ठीक है। चलो अब यहां पर आपको हमेशा संकुचन और प्रसरण देखने को मिलता है, मतलब जो एक्सपांशन है और जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन आपको रेगुलर देखने को मिलता है, जिसके कारण आपका धक धक का साउंड उत्पन्न होता है। जब हम हार्ट पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो धक धक नहीं, एक्चुअली में लपडप का साउंड होता है ना, जो आपका हार्ट प्रोड्यूस करता है। लेकिन वो लपडप का साउंड प्रोड्यूस होता है और वो रेगुलर चलता है जब तक आपकी लाइफ है, आपके पैदा होने से जब तक आप एंड नहीं होते, आपकी समय सीमा खत्म नहीं होती, तब तक जो आपका हार्ट है वो रेगुलर काम करता है, 1 मिनट भी नहीं रुकता, है ना। तो एट द एंड ये पेशी कैसी हो गई, इनवॉलेंट्री मसल, काम के हिसाब से, ठीक है, काम के हिसाब से इनवॉलेंट्री या फिर अनैच्छिक पेशी हो गई। और ये संकुचन और प्रसरण निरंतर चलता रहता है और इसका डायरेक्ट ऑर्डर कहाँ से मिलता है, आपके तंत्रिका तंत्र से या फिर नर्व सिस्टम से या फिर नर्वस से। चलो ये लिखा है भाई यहाँ पर कि आजीवन चलता रहता है, जिससे आपका रुधिर या रक्त जो है वो शरीर में प्रवाहित होता है। तो आपका जो हार्ट है ना, और कुछ नहीं बल्कि एक पंप है, ठीक है। जब हम हार्ट पढ़ेंगे तो डिटेल जानेंगे इसके बारे में। हार्ट जो है वो पंप है जो अच्छे ब्लड को, ऑक्सीजन वाले ब्लड को आपकी बॉडी तक पहुंचाता है, और जो CO2 वाला ब्लड होता है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया ने CO2 प्रोड्यूस किया तो फिर वो वापस लंग्स तक लाने का काम रहेगा। तो वापस लाने का काम कौन करता है, इसी हार्ट के द्वारा होता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम जब हार्ट पढ़ेंगे इस चीज़ को डिटेल में। चलो अब ये पेशियां थकती नहीं हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि भाई इनको कभी रेस्ट नहीं मिलता लाइफ में, यही बात आपको ध्यान रखना है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब आप यहाँ से एक छोटी सी बात ध्यान रखो कि हमने आज कवर किया है क्या, हमने पढ़ा है कि भाई आज हमारा जो पेशी होती है या फिर मसल टिश्यू होते हैं, है ना, जो तीसरा पार्ट है टिश्यू का मेन, वो कैसा होता है देखने में और क्या उसका काम होता है। तो इसके अंतर्गत हमने 3 चीज़ें कवर करी। सबसे पहले आपकी अरैखित पेशी या फिर अनैच्छिक पेशी, जिसको हमने पढ़ लिया, ठीक है। फिर दूसरा आपका रैखित या फिर ऐच्छिक पेशी, ठीक। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका हृदयक पेशी या फिर कार्डियक मसल, जो कैसी होती है, यहाँ पर आपको लयबद्ध संकुचन देखने को मिलता है, यानी एक रिदम देखने को मिलती है कि इसमें रेगुलर एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता रहे, ठीक है। संकुचन और प्रसार रेगुलर होता रहे। और ये मसल क्या होती है, हार्ट की मसल होती है भाई, कभी नहीं थकती है, ब्रांच वाली होती है और सिंगल न्यूक्लिएटेड होती है। बस इतनी ही बातें तो ध्यान रखना है इसके बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, आज अभी तक मैंने जितनी चीज़ें कवर करवाई उसको मैंने एक स्लाइड में कवर कर दिया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अब ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे, क्योंकि भाई यहाँ से आप जो आपकी बॉडी में मसल टिश्यू या फिर पेशी ऊतक पाए जा रहे हैं उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया और हर एक के काम देखे। तो उसके हिसाब से ये स्लाइड में आपको पूरी चीज़ें कवर हैं, है ना। जब आप इस चीज़ को पढ़ोगे तो आपको ध्यान हो जाएगा। थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो, शेप या आकार के हिसाब से जो स्केलेटन या रेखित पेशी होती है बेलनाकार होती है। स्मूथ मसल कैसी होती है, तरकू या फिर स्पिंडल वाली होती है। कार्डियक मसल कैसी होती है, शाखित या फिर ब्रांच्ड होती है, ठीक है। चलो कंट्रोल की बात करेंगे तो इसको ऐच्छिक मसल होती है, यानी इस पे हमारा कंट्रोल होता है, स्केलेटन या रैखित वाली पे, है ना। ये अनैच्छिक होती है कंट्रोल के हिसाब से, यानी इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, अंदर के पार्ट में पाई जाती है। और दूसरा जो तीसरा है जो कार्डियक मसल है वो भी कैसी होती है, अनैच्छिक होती है, यानी इस पे भी हमारा कंट्रोल नहीं पाया जाता है। फिर न्यूक्लियस के हिसाब से देखेंगे तो आपका जो ऐच्छिक या वॉलेंट्री मसल है वो बहुनाभिकीय होती है। उसके अलावा जो दोनों प्रकार की सेल हैं वो कैसी होती हैं, एक केंद्रक वाली होती हैं, एक केंद्रक वाली होती हैं, यानी यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। कौन कौन सी, आपकी इनवॉलेंट्री मसल भी और आपकी हृदयक पेशी भी,
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब फटीग या थकान की थोड़ी स्टडी कर लेते हैं कि भाई ऐसी मसल जो इनवॉलेंट्री है, बॉडी के बाहर पाई जा रही है, वो जल्दी थक जाती है, लेकिन जो आपकी बॉडी के अंदर पाई जा रही है वो नहीं थकती है। तो क्या ये कभी नहीं थकती? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर आपकी बॉडी में अंदर मसल पाई जा रही है, जो कौन सी है? इनवॉलेंट्री मसल है, अनैच्छिक पेशी है, लेकिन हार्ट वाली नहीं है, तो वो एक टाइम के बाद थकेगी। इसका एग्जांपल दूं? जब आप 2-3 रात सोते नहीं हो, रेगुलर जागते हो, है ना, उसके बाद आपने खाना खाया, आपको तुरंत उल्टी हो जाएगी। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि 3 दिन से आपकी बॉडी सोई नहीं है और आपकी बॉडी ने खाना भी नहीं खाया है, तो आपके पेट की जो मसल है, जो कैसी है? इनवॉलेंट्री मसल, वो कहीं ना कहीं एनर्जी भी नहीं ले पाई है और कहीं ना कहीं उसमें क्या हुआ है? उसने रेस्ट भी नहीं ली है। या फिर दूसरे पॉइंट, तो क्या होगा? एकदम से जब आप उसमें खाना डालोगे तो वो क्या करेगी? समझ नहीं पाएगी क्या करना है और फिर आपको उल्टी हो सकती है। या फिर दूसरा आप ऐसा समझो कि जब आप 3 दिन से नहीं सोए हो और आप रेगुलर खाना खाए जा रहे हो बट आपकी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, तो तीसरे या चौथे दिन जब आप खाना खाने बैठोगे तो आपको ऑटोमेटिक वॉमिटिंग टाइप का लगेगा। उसके पीछे का रीज़न है कि भाई 3 दिन से आपका जो पेट है, जो स्टमक वाला पोर्शन है, उसके सेल जो है, उसकी जो कोशिका है ना, जो आपकी इनवॉलेंट्री मसल है ना, जो खाने को पाचन का काम कर रहे थे, वो रेगुलर काम कर रही हैं बट उनको रेस्ट नहीं मिला है। तो भाई जब किसी सेल को 3 दिन से रेस्ट नहीं मिला है तो वो तो थक जाएगी ना। तो एट द एंड जब आप चौथे दिन खाना खाने बैठोगे, आपको तुरंत वॉमिटिंग हो जाएगी, क्योंकि आप 3 दिन से रेस्ट नहीं लिए हो, तो आपकी इनवॉलेंट्री मसल जो है उनको भी रेस्ट नहीं मिला है। तो ये नहीं थकती है बट एक लिमिट तक नहीं थकती है। जो आपकी इनवॉलेंट्री मसल है एक लिमिट तक नहीं थकती, उसके बाद फिर ये भी थकने लगती है। यही रीज़न है कि बहुत बार आप नहीं सोगे रात में तो आपको दिन में भूख नहीं लगती है ना, क्योंकि आपकी मसल थकी हुई है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि भैया करना क्या है। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। चलो, जो आपकी कार्डियक मसल है वो कभी नहीं थकती, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन अब स्थान के आधार पर जब हम बात करते हैं, तो आपका जो कंकाल या स्केलेटन वाला भाग होता है, जो कंकाल या स्केलेटन आपकी इनर बॉडी में है, उसके बाहर जितनी भी आपकी मसल पाई जाएंगी, ठीक है, जितनी भी मांसपेशियां हैं जो कि बनी हुई हैं, वो किस में आती हैं? वो हैं आपकी वॉलेंट्री मसल और कंकाल से जुड़ी हुई रहती हैं, ध्यान रखना है। अब जो इंटरनल ऑर्गन वाली पेशियां होती हैं, मसल होती हैं, उसको हम किस में रखते हैं? इनवॉलेंट्री मसल। और आंतरिक अंगों का फॉर्मेशन करती हैं इनवॉलेंट्री मसल। फिर तीसरे नंबर पे जो कार्डियक मसल है वो आपके केवल हार्ट या फिर केवल हृदय वाले स्ट्रक्चर में पाई जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना है। चलो, तो ये हमारी तीनों कवर हो गई भाई। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, रिवीजन स्लाइड है ये। अगर आप लोग जो चीज़ याद करते हो तो उसको इसके थ्रू रिवाइज कर सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके किसके बारे में? मसल्स के बारे में जान लेते हैं फटाफट, जिससे आपकी मतलब मसल से रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन आता है वो कवर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको एक छोटी सी बात पढ़ाई थी, है ना, कौन सी? कि आपकी बॉडी में जो कुल पेशी होती है, कुल मांसपेशियां होती हैं, वो 639 होती हैं। ये बात ध्यान रखना है। अब इस 639 में कुछ छोटी मोटी मसल आपको ध्यान में रखनी है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे आपकी सबसे छोटी मसल कौन सी है, सबसे बड़ी मसल कौन सी है, सबसे लंबी मसल कौन सी है, इस टाइप से, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखो, हाँ देखो, आपकी जो बॉडी की सबसे बड़ी पेशी या फिर सबसे बड़ी लंबी जो मसल होती है, उसका नाम क्या होता है? ग्लूटस मैक्सिमस। कहाँ पाई जाती है? आपके हिप वाले पोर्शन में पाई जाती है। जब आप बैठते हैं और या फिर जब कहते हैं ना उर्दू में कि भैया तशरीफ रखिए, तो इन एक्चुअली वो तशरीफ नहीं रखते हैं, वो क्या रखते हैं? इसी ग्लूटस मैक्सिमस को रखते हैं। ध्यान रखना है आपको। चलो, ग्लूटस मैक्सिमस कहाँ पाई जाती है? आपकी जो हिप वाला पोर्शन होता है ना, वहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद सबसे छोटी जो आपकी पेशी होती है, सबसे छोटी मसल होती है, उसका नाम क्या है? उसको हम स्टिपिडियस कहते हैं। कहाँ पर पाई जाती है? आपके कान में पाई जाती है। आपको पता चलेगा जब मैं आपको स्केलेटन सिस्टम पढ़ाऊंगा, जिसको हम कंकाल तंत्र कहते हैं, तो वहाँ पर आपके कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, जिसको हम स्टेपिस कहते हैं, स्टेपिस कहते हैं। ठीक है, स्टेपिस या स्टेपिस, जो भी आप समझें, है ना। ये जो हड्डी है, इसी हड्डी से जुड़ी हुई एक छोटी सी मसल होती है, वही आपकी सबसे छोटी मसल होती है। उसको हम क्या नाम देते हैं? स्टेपीडियस। तो देखो, अगर आपकी हड्डी की बात की जाएगी, पढ़ाऊंगा कंकाल तंत्र में, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज और सबसे छोटी मसल स्टेपीडियस।
DS, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखो शरीर की सबसे छोटी जो शरीर की जो सबसे मजबूत पेशी होती है उसका नाम ध्यान रखना है। उसका नाम क्या है? मैसेटर। कहाँ पाई जाती है? आपके जॉ में पाई जाती है। यानी आप समझो आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, आपके मुंडी का ऊपर वाला हिस्सा और आपका ये जॉ वाला हिस्सा, कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा जब आप इसको ऐसे जबड़े को लेफ्ट राइट हिलाओगे कि ये क्या है? जुड़ी हुई हैं। अब ये जो जुड़ी हुई हैं वो किसी ना किसी मसल्स से जुड़ी हुई हैं, किसी ना किसी मांसपेशियों से जुड़ी हैं। तो यहाँ पर जो मांसपेशियां पाई जाती हैं जो आपकी किसके जोड़ के रखी हैं? इस जबड़े को इस ऊपर वाले यानी हड्डी वाले मुंडी के भाग से जोड़ के रखी हैं, उस मसल को हम क्या नाम देते हैं? उसको हम मैसेटर नाम देते हैं। और ये हमारी बॉडी की सबसे मजबूत मसल होती है। यही कारण है कि आप कई बार हाथ से चीज़ों को नहीं तोड़ पाते, लेकिन चबाते हो ना तो वो चीज़ बहुत जल्दी टूट जाती है या फिर वो हो जाती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे मजबूत भी हो गई, मैसेटर नाम है, यहाँ जॉ में पाई जाती है। भाई आपको चीज़ें याद कैसे करनी है? क्या लिखा है और पढ़ लेना है? नहीं, आपको गूगल में जाना है, इमेज सर्च करनी है। इमेज में जब आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, अच्छा ये मैसेटर, अच्छा ये, उसके बाद ये हिप वाली आप देखोगे पता चल जाएगा ग्लूटस मैक्सिमस। अच्छा फिर स्टेपीज, कान के अंदर का चित्र आएगा, आपको तुरंत स्टेपीडियस समझ में आ जाएगा आपको। तो ऐसी चीज़ें रिमेंबर रहती हैं आपको, है ना। वैसे ही पढ़ना है कि भाई 4 नाम है कौन कौन से? ग्लूटस मैक्सिमस सबसे लंबी पेशी हिप में पाई जाएगी, फिर सबसे छोटी पेशी स्टेपीडियस है आपकी, फिर सबसे मजबूत पेशी मैसेटर है आपकी, मैसेटर, ठीक है। उसके बाद एक सबसे बड़ी पेशी है जिसका आपको नाम ध्यान रखना है। सबसे बड़ी पेशी है जिसका आपको नाम ध्यान रखना है। कौन सी पेशी है भाई? वो है आपकी अनैक्षित पेशी, या फिर जिसे हम इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं। और वो कौन सी होती है? आपका जो फीमेल बॉडी में गर्भाशय या फिर यूटेरस वाला भाग होता है, उसी यूटेरस वाले या गर्भाशय वाले भाग में आपकी पाई जाएगी क्या? ये सबसे बड़ी अनैक्षिक पेशी या फिर सबसे बड़ी लार्जेस्ट इनवॉलेंट्री मसल पाई जाएगी, ठीक है। नाम क्या है उसका? यूटेरस में पाई जाती है। चलो कहाँ पर पाई जाएगी? यूटेरस में। और उसका नाम क्या है? इनवॉलेंट्री मसल। चलो वॉलेंट्री मसल जो है उसके तो नाम मैंने बता दिए कि भाई सबसे छोटी जो है स्टेपीज, सबसे लंबी जो है ग्लूटस मैक्सिमस, सबसे मजबूत जो है वो है मैसेटर। फिर अनैक्षिक पेशी या फिर इनवॉलेंट्री मसल कहाँ पर पाई जाएगी? गर्भाशय या फिर यूटेरस, उसका नाम होता है, ठीक है। चलो अब आप देखो यहाँ पर कुछ आपको बात ध्यान रखनी है ना। नोट है कि भाई कोई भी जो आपकी मांसपेशियां हैं, मैंने आपको बोला कि भाई जब आप दौड़ते हो तो दौड़ने के बाद कुछ टाइम बाद आपकी बॉडी जाम टाइप की चलने लगती है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? कि आपकी बॉडी में एक एसिड जमा हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड कहते हैं। ये आपका लैक्टिक एसिड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई हमारी जो मसल है वो थक जाती है या फिर बॉडी में जो पेन होता है उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो उसके पीछे का रीज़न है यही लैक्टिक एसिड, ठीक है। और ये लैक्टिक एसिड आप देखोगे कि आपके हार्ट वाली मसल में नहीं जमता, क्योंकि उसमें मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसमें लौह पदार्थ या आयरन मटेरियल होते हैं। समझ आया? और बाहर का जो आपका मसल है जिसको हम वॉलेंट्री मसल कह रहे हैं, ऐच्छिक पेशी कह रहे हैं, वो उसमें लैक्टिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। उसमें लैक्टिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या होते हैं? जम जाती हैं, या फिर उसमें बहुत जल्दी आपको थकान का अनुभव होता है क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड बहुत जल्दी प्रोड्यूस होता है। समझ में आया? चलो अब भाई ये था आपका मसल। क्या था आपका? मसल टिश्यू, जिसके बारे में हमने स्टडी करी। अब इस मसल टिश्यू के बाद जो हमारा अगला टॉपिक होता है उसका नाम है आपका क्या? तंत्रिका ऊतक। और इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। हालांकि मैं इसी में करता, बट अगर एक दिन में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो आपको चीज़ें अच्छे से रिमेंबर रहती हैं। बट उसी जगह अगर आप 10 कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो तो आप ये कॉन्सेप्ट इधर लगाते हो और ये कॉन्सेप्ट इधर लगाते हो, समझ रहे हो? तो इसलिए चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा कम पढ़िए, रिवीजन ज़्यादा करिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। तो आज की स्लाइड में हमने कवर किया क्या? आपका जो जंतु ऊतक या फिर एनिमल टिश्यू था, उसका जो पेशी ऊतक या फिर मस्कुलर टिश्यू वाला भाग था वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो
जंतु तक या फिर एनिमल टिश्यू है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम अपने ह्यूमन ऑर्गन्स की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो भैया आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।